नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, साथियों, मित्रों, सभी का स्वागत है। आप सभी का इस YouTube सेशन में। तो हर एक चीज़ ऑल ओके है, सब टकाटक है, सब मज़े में है। सेशन को स्टार्ट करते हैं। आइए यहाँ। तो ये आपका न्यू टेस्ट, जो आपका टेस्ट सीरीज का सेकेंड वर्जन चल रहा है। 25 नंबर आपका सेट है और आशा उम्मीद मैं ये करता हूँ कि 24 अगर कंप्लीट हो गया है तो आपने उन 24 सीट्स को नोटबुक में नोट डाउन करके आप जरूर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं, आपको करना ही चाहिए। सत्यमानंद, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अविनाश, यस सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग विकास जी। आइए यहाँ पे कुमार उमाशंकर, धनंजय गुप्ता जी, प्रणाम प्रणाम। चलिए, तो आगे स्टार्ट किया जाए। तो ये आपका सेट हर एक एग्जाम के लिए 6 to 8, 9, 10, 11, 12, बीपीएससी, टीआरई 4, टीजीटी 4 एंड पीजीटी। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, आज के आपके स्टेट में 5 लिटरेचर के क्वेश्चंस मिलेंगे। कल से आपको 15 मिनट सेट मिलता है, आपको मालूम है। आइए, द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी ग्रामेटिकल एरर वाला मामला यहां पे बोला गया। इफ आई विल हैव द टाइम आई शैल ट्राई टू मेक इट टू द जू दिस आफ्टरनून। कंडीशनल सेंटेंस आ गया। मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस कई बार बता चुका हूं, आज फिर से एक बार कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बात कर देते हैं। जब भी आप कंडीशनल सेंटेंस का जिक्र करते हैं तो वहां पे सबसे पहले आप कंडीशन के बारे में बात करते हैं और कंडीशन के बाद आप कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। और कंडीशन और कंक्लूजन में मामला जो है, आपको मालूम है कि कंडीशन ऑल द टाइम जो होता है वो आपका प्रेजेंट में होगा या फिर आपके पास्ट में होगा। कंडीशन आपका कभी भी फ्यूचर में नहीं जाता है। कंक्लूजन की अगर आप बात करेंगे, प्रेजेंट का कंडीशन है तो कंक्लूजन आपका जो है प्रेजेंट का कंडीशन है, तो कंक्लूजन प्रेजेंट में भी हो सकता है और प्रेजेंट के अलावा फ्यूचर में भी होगा। लेकिन वहीं पे अगर कंडीशन पास्ट में है तो कंक्लूजन भी आपके पास्ट में निकलेगा, ये आपको अच्छे से मालूम है। फिर आप अगर कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं तो कंडीशनल सेंटेंस 4 टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है पॉसिबल कंडीशनल, जो आप जानते हैं, जो कि प्रेजेंट में रहता है। ये आपका पॉसिबल कंडीशन है। और पॉसिबल कंडीशन ऑल द टाइम आपके प्रेजेंट में होता है, यानी इसका अगर कंडीशन की बात करेंगे तो V1 या V5 दिखाई देगा। कंडीशन यानी कंक्लूजन जो आपका यहाँ पे दिखाई देता है, वहाँ पे विल होता है, शैल होगा, मे होना है और कैन होना है, और इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये आपका पॉसिबल कंडीशनल है। पॉसिबल कंडीशनल के बाद जैसे ही आप जाते हैं तो नेक्स्ट आपका आता है इम्प्रोबेबल कंडीशनल। और इम्प्रोबेबल कंडीशन की बात करते हैं तो इम्प्रोबेबल कंडीशन आपका होता क्या है, तो इम्प्रोबेबल आपके पास्ट में चला जाता है, यानी यहाँ पे आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म मिलेगा कंडीशन को बताने के लिए। और इसके कंक्लूजन वाले पार्ट में विल का हो जाना है उड, सेल का हो जाना है शुड, मे का माइट, लास्ट क्लास में भी बताए थे, कैन का हो जाएगा कुड और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और तीसरे कंडीशन की अगर बात करेंगे तो तीसरा कंडीशनल सेंटेंस आपका होता है इम्पॉसिबल। और इम्पॉसिबल कंडीशन की जब आप बात करते हैं तो इम्पॉसिबल कंडीशन का जो आपका स्ट्रक्चर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कैसा होता है, तो इम्पॉसिबल कंडीशन का स्ट्रक्चर आपका होता है व्हाट। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पे आपको दिखता है हेड प्लस भी थर्ड कंडीशन वाले फंक्शन में, कंडीशन वाले सेगमेंट में। और इधर आपका विल का उड होता है, सेल का शुड होता है, मे का माइट होगा और फिर कैन का कुड होगा बंधु। और फिर यहाँ पे आप इस्तेमाल करते हैं वॉट, तो यहाँ पे आप इस्तेमाल करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं, सॉरी, यहाँ पे आप इस्तेमाल करते हैं हैव, और फिर आपका लगता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये इम्पॉसिबल कंडीशनल है। और लास्ट में आपका आता है हाइपोथेटिकल कंडीशनल। और हाइपोथेटिकल कंडीशनल की अगर आप बात करेंगे तो ये हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है। और हाइपोथेसिस कंडीशन में आपको देखना होता है कि कंडीशन, यानी कि जब आप इमेजिन करते हैं तो वो सब्जेक्ट कोई सा भी हो, उसके साथ वर्ब का इस्तेमाल, और नेक्स्ट क्लॉज में आप वुड प्लस V1 का इस्तेमाल करना जानते हैं। तो ये हमारे कंडीशनल सेंटेंस के 4 सेगमेंट्स जो आप बहुत बार देखे, आज भी आपने देखा। यहां पर है इफ आई विल, मैंने आपको बता दिया इफ बताता है कंडीशन को। इफ क्या बताता है, तो इफ से जब भी आप बात करेंगे, इफ हो या आपका अनलेस होता है, या आप यहाँ पे शुड का इस्तेमाल करते हैं। और कई बार टाइमिंग कंडीशन की हम बात करते हैं तो व्हेन का इस्तेमाल होता है। तो जिस भी क्लॉज में इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाएगा उनके साथ आप फ्यूचर वर्ब
यानी आगे आप सेल विल मे कैन भी वन इस्तेमाल करेंगे तो आई सेल ट्राई एंड मेक इट टू द जू दिस आफ्टरनून। करेक्ट ऑप्शन हो गया ए फॉर आगरा। इसमें आपका एरर है, ये आपको ध्यान से देखना है। इफ यू कम हियर आई सेल हेल्प यू। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सर ये टेस्ट कहाँ मिलेगा? ऐप पे। ये मिलेगा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। आपका जो ये ऐप है यहाँ पे मिलता है। क्लियर है मामला? प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह आपका ऐप है, वहां देखेंगे आप गूगल प्ले स्टोर। एक मिनट में ऐप दिखा देता हूँ आपका। ये देख रहे हो ना, या दिख रहा होगा, इस नाम से हमारा ऐप है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। वहां जाएंगे और वहां सेगमेंट आपका दिया हुआ है प्लेटफॉर्म बीपीएससी टीआरई 4, है ना, टीआरई 4.0 टेस्ट सीरीज, वहां पे आपको मिल जाता है, आप ध्यान रखेंगे। चलिए सीमा कुमारी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। चलिए यह चौहान, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 में भी आपका ग्रामेटिकल एरर की बात आप करने वाले हैं, और आप सभी से मैं कह देता हूं कि आज रात में 11 से 12 में नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल है, और वहां मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रेपोजिशन मैं पढ़ाने वाला हूं। क्या पढ़ाने वाला हूं? प्रेपोजिशन। और इस वीक में, मतलब आज से लेके फ्राइडे तक, नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पे रात के 11 से 12 में मैं प्रेपोजिशन पढ़ाऊंगा। तो आप सारे बच्चे इस सेशन के कंप्लीट होने के बाद वहां पे मेरे से जुड़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए, सब क्वेश्चन है पूजा, आप डेली आइए, डेली आपको क्वेश्चन मिलेगा, परेशान नहीं होना है। क्या कहां पे? नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पे प्रेपोजिशन क्वेश्चंस रात में 11 से 12 में मिलेंगे, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन में आ जाइए, और पूजा पेशेंस रखिए, हर एक चीज आपको यहां मिलना है, मिलता है। आइए, वी आर 4 brothers and sisters living in this house, but neither of us is satisfied with it। अब यहां पे देखिए, आप यहां पे बात किसकी कर रहे हैं? 4 की बात कर रहे हैं। प्रोनाउन में कुछ ऐसे टर्म्स हैं, प्रोनाउन में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनका इस्तेमाल नंबर के बेसिस पे होता है। अब नंबर के बेसिस पे बात करेंगे तो नंबर आपका 1 2 3 होता है, ठीक है मामला। अब नंबर की बात करते हैं तो यहां सीधे टू द पॉइंट बात करता हूं। एक नंबर 2 होगा और एक आपका होगा मोर देन 2। मोर देन 2 के सेंस में आप जाएंगे। पहली बात ये 2 या 2 से ज्यादा के लिए। अब आइए, जब आप 2 की बात करते हैं तो क्या क्या वर्ड है हमारे पास? एक वर्ड है आपका ईदर, एक वर्ड है आपका नीदर, और एक वर्ड है आपका बोथ, BOTH, बोथ। इन 3 वर्ड्स का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आप 2 की बात सिर्फ कर रहे हैं। यहीं पे अगर 2 से ज्यादा की बात आप कर रहे हैं तो यहां पे ईदर के प्लेस पे आपका आ जाता है एनी, या फिर एनी से बनने वाले वर्ड, यानी एनीवन, एनीबडी, जो भी आपका है। क्लियर? उसके बाद नीदर, तो नीदर के लिए आपका नेगेटिव सेंस में 2 से ज्यादा में नन, या फिर आपका होता है नो वन। और बोथ की बात कर रहे हैं तो यहां आप ऑल की बात करेंगे, सीधी बात है, यहां देख लीजिए ध्यान से। यानी जब कभी भी आपके सेंटेंस में इधर नीदर बोथ आएगा तो आप 2 की बात करेंगे। एनी, एनीवन, नन, नो वन या ऑल का जिक्र होगा तो नंबर मोर देन 2 होना चाहिए। यहां पे है वी आर 4 ब्रदर्स, कितने भाई हैं? 2, 4 भाई एंड सिस्टर, भाई बहन है, लिविंग इन दिस हाउस, बट नीदर। अब यहां पे आप नीदर का जिक्र कर रहे, नीदर का इस्तेमाल कितने के लिए होता है? तो नीदर का इस्तेमाल होता है 2 के लिए, जबकि यहां पे हमारा मामला क्या है? 4 का। और नीदर का सेंस क्या होता है? तो नीदर इस्तेमाल करते हैं रिजेक्शन के लिए। इसके लिए इस्तेमाल करते हैं रिजेक्शन के लिए, चीजों को रिजेक्ट करने के लिए। लेकिन संख्या जब 2 हो तब, यहां पर 4 है तो आपका ये नीदर यहां नहीं आएगा। यहां ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे की बात करेंगे, और नीदर के प्लेस पे होना क्या चाहिए था? तो या तो नन होना चाहिए, या फिर आप नो वन का जिक्र करेंगे, तब जाके मामला आपका फिट होता। ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। अब यहां आइए, कुछ बातें और हैं जो मुझे बतानी है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे ही आप इधर का इस्तेमाल करते हैं, या आप नीदर का इस्तेमाल करते हैं, या आप नन या नो वन का इस्तेमाल करेंगे, या आप एनी या एनी वन का इस्तेमाल करेंगे, बात 2 की हो, 2 से ज़्यादा की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको यहाँ पे सिंगुलर वर्ब चाहिए, क्योंकि ये सिंगुलर सेंस ही जनरेट कर पाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं बोथ के लिए 2 के लिए बोथ का इस्तेमाल करूं, और 2 से ज़्यादा के लिए ऑल का इस्तेमाल करूं, तो बोथ और ऑल के साथ आने वाला जो वर्ब होता है वो आपका प्लूरल माना जाता है। इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे। बोथ द स्टूडेंट्स आर लेबोरियस, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज लेबोरियस। क्लियर? तो ये सारे आपके इधर नीदर, नन, नो वन, एनी, एनीवन, ये आपके
भले ही बात दो की करेंगे, दो से ज्यादा की करेंगे, ये आपका होगा सिंगुलर सेंस में, वो अब सिंगुलर आना चाहिए। लेकिन वहीं पे बोथ या ऑल, बोथ फॉर टू, ऑल फॉर मोर देन टू, आपको वहां पे क्या रखना है, तो आपको वहां पे प्लूरल वर्ब के साथ चले जाना है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पे, वेरी गुड, बहुत अच्छा लिख रहे हैं आप लोग। गोपाल यादव जी, ब्रदर्स एंड ब्रिदरेन के बीच का डिफरेंस आप बता रहे, वेरी गुड। तो ये आपको ध्यान रखना है। एरर आपका हुआ बी फॉर बॉम्बे। कोई भी डाउट लगेगा आप बंधु सवाल जरूर करेंगे, पर हम दूसरा ले लिए, इसको कैसे चेंज करेंगे। सीमा, मैं लास्ट में ये सब बात करूंगा, बीच में मैं टॉपिक से डेविएट होना नहीं चाहता। अगर आप ले लिए हैं तो मैं आपका सही करवा दूंगा, परेशान आपको नहीं होना है। आइए यहां नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, लिव अस अलोन, हमें अकेला रहने दीजिए। लिव आपका वर्ब होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज और ध्यान में रखना है कि लिव के साथ प्रेपोजिशन फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। ही इज लिविंग फॉर दिल्ली, वह दिल्ली छोड़ रहा है। ही इज लिविंग फॉर दिल्ली, ये आप ध्यान रखेंगे। लिव के साथ यहाँ पे अस यानी कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म का इस्तेमाल किया। अलोन अकेला रहने दीजिए। और वी विल, इसका मतलब है वी, और यहां पर वी विल कॉल डैश पुलिस योर रास्कल, है ना। तो यहां पे पुलिस की बात आप कर रहे हैं, और ये पुलिस आपका डेफिनेट है। सारे सिपाही की बात कर रहे हैं, तो यहां पे आपका डेफिनेट आर्टिकल द होना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द। अब बहुत बच्चों का सवाल हो सकता है कि सर ए और एन का इस्तेमाल पुलिस के पहले क्यों ना करें। आइए यहां बात कर लेते हैं बंधु। ऐसा है कि ए और एन का लिटरल मीनिंग जो होता है वो आपका होता है वन। ए और एन का मीनिंग क्या होता है आपका, वन होता है। लेकिन अगर आप पुलिस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं आप, पुलिस की बात कर रहे हैं, ध्यान से आप देखिएगा, POLIC, तो पुलिस नंबर के अकॉर्डिंग जो आपका होता है वो कैसा होगा, देखिए होता है पुलिस, एक होता है पुलिस मैन, पुलिस MAN मैन, और एक आपका होता है पुलिसमैन, POLICEMEN पुलिसमैन। अब यहां बात को ध्यान से देखना है, जब आप पुलिस की बात करते हैं तो ये आपके होते हैं ऑल द कॉन्स्टेबल्स, ऑल द कॉन्स्टेबल्स, यानी सारे सिपाही की बात आप यहां पे कर रहे हैं। और ये नंबर के अकॉर्डिंग ऑल द टाइम होता है आपका प्लूरल। और यहीं पे अगर पुलिस मेन की बात आप कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पुलिस मेन की बात कर रहे, तो इसका मतलब होता है एक सिपाही, MAN मैन सिंगुलर फॉर्म में है, यानी आप यहां बोलेंगे वन या अ कॉन्स्टेबल, वन या अ कॉन्स्टेबल, और ये नंबर के अकॉर्डिंग आपका होता है सिंगुलर। लेकिन यहीं पे अगर पुलिस मेन की बात कर रहे हैं, MAN मेन, तो मेन मैन का होता है प्लुरल, तो यहां पर एक से ज्यादा पुलिस की बात करेंगे, लेकिन सभी की बात नहीं करते हैं। ये जो आप पुलिस लिखे हैं ऑल द कांस्टेबल, तो ये सारे पुलिस की का सेंस जनरेट करेगा, यानी बिहार पुलिस, अमेरिकन पुलिस, ऑस्ट्रेलियन पुलिस, यानी वहां पे जितने भी पुलिस हैं सभी की बात आप यहां पे कर रहे हैं। तो ये ऑल का, लेकिन ये जो पुलिसमैन आपका है ना, इसका मतलब है एक से ज्यादा, लेकिन सारे नहीं, तो इसका मतलब हो जाना है यहां पे व्हाट, मोर देन वन बट नॉट ऑल, मोर देन वन बट नॉट ऑल, यानी एक से ज्यादा लेकिन सभी की बात आप नहीं कर रहे। तो नंबर के अकॉर्डिंग तो ये भी आपका प्लुरल होगा, लेकिन पुलिस में और पुलिस मेन में डिफरेंस है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, 3P का कॉन्सेप्ट है, 3P, और ये 3P नंबर के अकॉर्डिंग ऑल द टाइम आपके होते हैं प्लुरल। और इस 3P में कौन कौन सा वर्ड है आइए देख लेते हैं। एक वर्ड होता है आपका पुलिस, एक वर्ड आपका है पुलिस, दूसरा वर्ड है आपका पीपल, और तीसरा वर्ड है आपका पब्लिक। इसलिए मैंने 3P लिखा यहां पे कि पुलिस, पीपल और पब्लिक, ये आपके 3 वर्ड्स हैं जो नंबर के अकॉर्डिंग ऑल द टाइम कैसे होंगे, प्लूरल होंगे। ये आपको जरूर ध्यान में रखना होता है। क्लियर? किन्हीं को भी डाउट हो सवाल आप जरूर करेंगे, पुलिस, पीपल, पब्लिक, वेरी गुड सुप्रिया। चलिए नेक्स्ट आइए नंबर 4 की बात कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर है दे बिगेन टू फॉल ऑन डैश ग्राउंड, दे बिगेन टू फॉल ऑन, फॉल यानी गिरा है, गिरना शुरू हुआ है। अब यहां पे ऑन का इस्तेमाल है और यहां ग्राउंड है, तो ऑन आपका है प्रेपोजिशन। आज रात से आप प्रेपोजिशन का जलवा देखेंगे मेरे साथ यूट्यूब पे, नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पे 11 बजे से मैं पढ़ाने वाला हूं, सब बने रहें, लास्ट तक बताऊंगा। तो ऑन आपका है प्रेपोजिशन और ये बतलाता है सरफेस कॉन्टैक्ट को, ये बतलाता है बंधु सरफेस कॉन्टैक्ट को, और सरफेस कॉन्टैक्ट को बताने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं ऑन। दिस बुक इज ऑन द टेबल या द बॉटल इज ऑन द पोडियम, ऐसे करके आप बोल सकते हैं, या ना, इसका ये सरफेस टच कर रहा है। आइए यहां, और यहां पे ग्राउंड की बात कर रहे तो अ ग्राउंड एन ग्राउंड होता नहीं है, क्योंकि ग्राउंड का इस्तेमाल आप करते हैं पूरे ग्राउंड के लिए। ग्राउंड
यानी ये देता है सेंस ऑल का, और ऑल बोल दिया तो बात है डेफिनेट, ऑल द स्टूडेंट्स, सारे बच्चे, तो ये डेफिनेट सेंस देने का काम करता है। और अगर ये डेफिनेट सेंस देने का काम कर रहा है तो आप इसके साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे बंधु, ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। तो दे बिगेन टू फॉल ऑन द ग्राउंड, करेक्ट ऑप्शन C4 कैनेडा। और ए और एन आपका होता है काउंटेबल, एक के सेंस में, और एक ग्राउंड आप बोल नहीं सकते, इसीलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आपका हुआ नहीं। द कैप इज ऑन माई हेड, अब ऑन माई हेड करोगे, ओवर माई हेड भी होता है क्योंकि कैप कवर करता है। और ये ऑन, ये ओवर, ये एबव, सब आप आज से सीखेंगे नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पे रात में 11 से 12 में। बिल्कुल डेली क्लास चलनी है मंडे टू फ्राइडे, यानी इस वीक में प्रेपोजिशन का जलवा आप देखेंगे रात को 11 से 12 में। मुन्ना जी, आप सारे बच्चे। नेक्स्ट आइए, इफ आई डैश मनी आई विल बाय अ न्यू फोन, इफ आई डैश मनी आई विल बाय अ न्यू फोन। अब यहां पर इफ आपका आ गया कंडीशन, अभी जस्ट हमने कंडीशनल सेंटेंस आपको समझाया। अब कंडीशनल सेंटेंस आपके होते हैं 4 टाइप्स के, पॉसिबल, इम्प्रोबेबल, इम्पॉसिबल, हाइपोथेटिकल। इधर आप अगर कंक्लूजन को देखेंगे तो यहां आपको विल बाय लिखा हुआ है, यानी आपका कंक्लूजन जो है, अगर मैं कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष की बात करूं तो निष्कर्ष आपका जा रहा है कहां पे, फ्यूचर में। तो यहां आप देख रहे हैं क्या, विल हो, शैल हो, कैन है आपका, या आपका मे है। इसके साथ आप यहां पे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका कंडीशन क्या होगा बंदो, तो इसका कंडीशन होना है आपके साथ क्या, तो कंडीशन होगा आपका प्रेजेंट में, क्योंकि ये फ्यूचर में जा रहा है, इसीलिए आपको यहां V1 दिखना चाहिए या V5 दिखना चाहिए। और इसी को आप अभी बोले थे क्या, इसी को आपने बोला था पॉसिबल कंडीशन, पॉसिबल कंडीशन। हर एक चीज को माइंड में लॉक करते हुए आगे बढ़ना है आपको, ध्यान आप रखेंगे। आइए यहां, तो इफ आई डैश मनी आई विल बाय अ न्यू फोन, तो हैव हैज का कोई सेंस बनता नहीं है, बिकॉज जब भी आप सेंटेंस में हैव का इस्तेमाल करेंगे या हैज का इस्तेमाल करेंगे या आप हैड का इस्तेमाल करोगे भाई, तो यहां पे 2 कंडीशन है। दोनों कंडीशन को सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा। अगर हैव हैज हैड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डायरेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा, और ये आपका होता है परफेक्ट टेंस, ये आपका होता है परफेक्ट टेंस, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा कंडीशन ये है कि कई बार हैव हैज हैड के बाद आप यहां बिन का इस्तेमाल करते हैं, और फिर यहां से 2 कंडीशंस आपके निकलते हैं, है ना, क्या निकलता है, तो बिन के साथ या आप यहां V4 का इस्तेमाल करते हैं या वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो जब हैव हैज हैड बिन V4 का इस्तेमाल करते हैं तो आगे टेंस आपका हो जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भाई मेरे। और जब हैव हैज हैड भीतर लगाया तो परफेक्ट टेंस हो गया, लेकिन जब हैव हैज हैड बिन भीतर लगाया तो ये आपका हो जाता है पैसिव फॉर्म ऑफ परफेक्ट टेंस, पैसिव फॉर्म ऑफ परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। और यहां पे ये आपका हैव हैज हैड जो लगा हुआ है ये भी आपका परफेक्ट है, लेकिन ये एक्टिव फॉर्म है। तो इतना कंडीशन आपका होता है हैव हैज हैड के साथ। इस स्ट्रक्चर को माइंड में लॉक करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टॉट यू, आई हैव टॉट यू, इसका पैसिव हो जाएगा यू हैव बिन टॉट बाय मी, आपको पढ़ाया जाता है मेरे द्वारा। तो यू हैव बिन टॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस में गया। वहीं पे अगर मैं आपको बोलूं आई हैव बिन टीचिंग यू सिंस 8:30, मैं 8:30 बजे से आपको पढ़ा रहा हूं, हैव बिन टीचिंग, तो ये हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस, ये आपको ध्यान में रखना है। आइए यहां, तो हैव के साथ हैज किसी भी कंडीशन में होता नहीं है। हैव हैड की अगर आप बात करेंगे तो कंडीशनल सेंटेंस में हैव हैड नहीं होता, हैड प्लस भीतर होता है कहां पे, इम्पॉसिबल कंडीशनल में। लेकिन यहां पर आपका विल वाला है पॉसिबल, तो व्हेन इफ आई हैव मनी, और हैव है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना। तो इफ आई के अकॉर्डिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इफ आई हैव मनी आई विल बाय अ न्यू फोन, करेक्ट ऑप्शन ए। बाद बाकी ये एक्सप्लेनेशन ये आपको जरूर देखना है, सुनना है, समझना है। आगे आइए, यू हैव बिन टॉट मी नहीं, यू हैव बिन टॉट बाय मी, सॉरी बाय मी, मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है आपको। नंबर 6 में आइए सवाल देखते हैं क्या है आपका। नंबर 6 में आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मामला है, यानी नरेशन का मामला यहाँ पे आपको देखने सुनने को मिल रहा है। मोइंका चेंग आस्क्ड रोइन, लगता है चाइनीज नेम है। मोइंका चेंग आस्क्ड रोइन आर यू गोइंग टू विजिट जर्मनी। अब आइए यहां, तो एक आपका हुआ रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा इन्वर्टेड कामाज के अंडर आपका हो गया रिपोर्टेड स्पीच, और ये आपका है डायरेक्ट में।
दूसरी बात, आप रिपोर्टिंग वर्ब देख रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच जो है वो इंटेरोगेटिव में है। रिपोर्टेड स्पीच आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस में है, और अगर ये इंटेरोगेटिव में है बंधु तो आपको करना क्या है इंटेरोगेटिव में, और इंटेरोगेटिव में आपको देखना पड़ेगा, तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। इंटेरोगेटिव आपका हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ये आपको ध्यान में रखना है बंधु। अब यहां पर आओ, करेंगे क्या, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जैसे आप आएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब आपका कंप्लीट होगा। यहां पे कंजंक्शन के प्लेस पे आपको इफ दिखना चाहिए, इफ अगर नहीं है तो आप वेदर के साथ जाएंगे। उसके बाद आप जैसे ही रिपोर्टेड स्पीच लिखेंगे, जैसे ही आप रिपोर्टेड स्पीच लिखेंगे तो इन्वर्टेड कामाज गायब हो गया, उसके बदले में आपका इफ या वेदर आया। अब जो रिपोर्टेड स्पीच आपको लिखना है ये आपके सिंपल सेंटेंस में होगा, और सिंपल सेंटेंस कहने का मतलब ये होता है कि पहले आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, देन आपका वर्ब होना चाहिए, और आगे की बात आप करते चले जाएंगे, ध्यान रहे। अब यहां पे है मोइंका चेंग आस्क्ड रोइम, मोइंका चेंग आस्क्ड रोइम आर यू गोइंग टू विजिट जर्मनी। अब यहां पे है मोइंका चेंग आस्क्ड रोइम, इफ लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब यू आपका है सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो रोइम के अकॉर्डिंग ही हो गया। अब ये आस्क्ड है यानी V2 ये गया है पास्ट में, तो अगर ये पास्ट में गया है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हमें बदलना होता है। तो यहां आर और गोइंग है यानी प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, तो चले जाएगा पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में। यहां आपने इज गोइंग प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस आपने चेंज किया नहीं, इसीलिए आपका ऑप्शन ए होगा नहीं। और बी में मोइंका चेंग आस्क्ड रोइम इफ, अब यहां पे प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है, यहां आप पास्ट के परफेक्ट में ले जा रहे। कॉन्सेप्ट ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर मेरा पास्ट में हो, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में है, या प्रेजेंट के जिसमें है पास्ट के उसी में जाएगा। ये आपके प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट के परफेक्ट में नहीं जाना चाहिए, तो आपका ऑप्शन बी भी नहीं होगा इसके वजह से। और सी में मोइंका पढ़ रहा हूं मैं, सॉरी, मोनिका चेंग आस्क्ड रोइम इफ ही वॉज गोइंग टू विजिट जर्मनी। इफ ही वॉज गोइंग, तो वॉज गोइंग का मामला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, करेक्ट ऑप्शन C4 कैनेडा, ये आपको ध्यान जरूर रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नंबर 7 में भी आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मामला आया हुआ है, देखते हैं क्या है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ही सेड आई एम बाइंग अ न्यू फोन। अब यहां पे आप रिपोर्टिंग वर्ब देखें, फिर इन्वर्टेड कामाज, और फिर आपका आया रिपोर्टेड स्पीच। अगर मैंने रिपोर्टिंग वर्ब को देखूं मैं, तो ये मेरा गया है V2 यानी कि ये मेरा जा रहा है पास्ट में। इन्वर्टेड कामाज की बात करेंगे तो वो रिपोर्टेड स्पीच की बात करेंगे तो वो मेरा गया है प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में, और सिंपल है, सिंपल सेंटेंस को फॉलो कर रहा है। तो जैसे ही आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे तो आपका सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब होगा कंप्लीट। अब रिपोर्टिंग वर्ब जैसे ही कंप्लीट हुआ तो आप यहां कंजंक्शन की प्लेस पे, क्योंकि सिंपल है तो आपने दैट का इस्तेमाल किया। दैट के बाद आप सिंपल सेंटेंस ऐसे ही रिपोर्टेड स्पीच का इस्तेमाल कर देंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करते हुए, टेंस को चेंज करते हुए। तो ही सेड यहां पर आपका दैट आ गया, मामला फिट है, कोई दिक्कत यहां तक होनी नहीं चाहिए। अब आई आपका फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच का कोई भी पार्ट अगर फर्स्ट पर्सन हो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी ही, अब ही के साथ आपने बॉट लगा दिया, बॉट आपका है V2 यानी कि पास्ट का इंडेफिनिट। और अभी जस्ट पढ़ाया रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होगा, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट के जिसमें है पास्ट के उसी में होना चाहिए, तो प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में, यहां बॉट ये आपका नहीं चलेगा। ही सेड दैट आई, तो ही, एम बाइंग, वॉज बाइंग अ न्यू पैन, करेक्ट ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे है। और सी में ही सेड दैट ही हैड बीन बाइंग का मतलब हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जबकि प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में है, चेंज होकर पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, तो आपका सी भी आंसर होना नहीं चाहिए, ये आप ध्यान में जरूर रखेंगे। करेक्ट ऑप्शन आपका है बी फॉर बॉम्बे। नंबर 8 की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, तो 8 में आपका मामला यहां पे दिया हुआ है एक्टिव और पैसिव फॉर्म, चिल्ड्रन मेक अनवाइज। अब देखिए नरेशन और वॉइस में यही आपका डिफरेंस है। नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच का टेंस या तो चेंज होता है या फिर नहीं होता है, लेकिन एक्टिव से पैसिव में आप टेंस को चेंज नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे। तो एक्टिव से पैसिव का कॉन्सेप्ट यह है कि जिस टेंस में एक्टिव है उसी टेंस में आपका पैसिव हो जाएगा, और सेंटेंस जिसमें है, अगर अफर्मेटिव में है तो अफर्मेटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव, इंटेरोगेटिव तो इंटेरोगेटिव। सेंटेंस के टाइप को चेंज नहीं करना, टेंस को चेंज नहीं करना होता है, कहां पर, एक्टिव से पैसिव वॉइस में। अब यहां पे देखिए चिल्ड्रन आपका लगा हुआ है मेक यानी कि V1। तो जब एक्टिव और पैसिव की आप बात करते हैं, एक्टिव वॉइस की बात करते हैं और उसके बाद आप पैसिव वॉइस की बात करेंगे, तो कैसे पैटर्न आपका चेंज होता है, तो यहां पे आपका V1 है और यहां पे आपका V5 है। तो जैसे ही आप V1 V5 की बात करते हैं तो पैसिव वॉइस में इसके बदले में आपका आता है एज, फिर आएगा M और फिर आएगा R
और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल आप करते हैं। तो इज एम आर वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो चिल्ड्रन मेक अनवाइज, अनवाइज वॉज बीइंग। अब वॉज तो सबसे पहले आएगा नहीं, मैंने बोला टेंस को चेंज नहीं करना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बट वॉज बीइंग मेड कर रहे तो ये पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो इसके वजह से आपका फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट होता है। नॉइज इज मेड, अनवाइज करना है क्योंकि यहां पे अनवाइज है, तो ये भी नहीं। अनवाइज वॉज मेड, अनवाइज वॉज मेड। अब हो सकता है टाइपो एरर हो कि यहां पे ए का इस्तेमाल नहीं किया गया हो, यहां पे वॉज मेड तो होगा नहीं, बट ए नहीं है तब भी एरर मानेंगे, ऑप्शन ई होगा। तो अगर आंसर की में आपका बी आंसर दिया हुआ हो, इसका मतलब है हमारे टाइपिस्ट महोदय से ए यहां पे मिसिंग हो रखा है, लेकिन ए नहीं है तो हम ई के साथ ही जाएंगे, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, और 9 में क्या है मामला, तो ये भी आपके एक्टिव से पैसिव का मामला है। एवरी डिजास्टर अफेक्टेड विक्टिम हैज बीन कंपनसेटेड बाय द गवर्नमेंट। क्लियर है मामला। अब यहां पे आप क्या करने वाले हैं, ध्यान से आप देखिए। एवरी डिजास्टर अफेक्टेड, सबसे पहले तो यहां V2 का इस्तेमाल है, और विक्टिम हैज बीन अफेक्टेड और हैज बीन कंपनसेटेड, तो हैज बीन कंपनसेटेड ये तो पैसिव वॉइस में आपका लिखा ही गया। दो टाइप का स्ट्रक्चर यहां पे दिख रहा है। आइए सबसे पहले एक्टिव की बात कर ले, एक्टिव से पैसिव की बात कर लेते हैं, क्या है। तो सबसे पहले आपको यहां एक्टिव में दिखा V2 अफेक्टेड। तो अगर हमारा टेंस पैसिव वॉइस तो एक्टिव में V2 के साथ यानी पास्ट के इंडेफिनिट में हो, तो पैसिव में उसका स्ट्रक्चर जो है वो होता है वॉच, नहीं तो वर, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। वॉच वर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, इस बात का ध्यान आपको रखना है बंधु, वॉच वर वर्ब का थर्ड फॉर्म। दूसरी बात का हैज और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। आइए बंधु यहां, अर्ली डिजास्टर अफेक्टेड विक्टिम हैज बीन कंपनसेटेड बाय द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट हैज कंपनसेटेड, है ना, हैज बीन कंपनसेटेड बाय द गवर्नमेंट हैज कंपनसेटेड, वही बोला हैव हैज बी थर्ड, कंपनसेटेड एवरी डिजास्टर अफेक्टेड विक्टिम। इसका टेंस चेंज, वॉइस चेंज नहीं किया। अगर एक का ही करना है तो ए हमारा सही माना जाएगा, ए हमारा सही है। बी में द गवर्नमेंट हैड कंपनसेटेड, यहां प्रेजेंट के परफेक्ट के पैसिव में है, यहां पास्ट के परफेक्ट के एक्टिव में आ रहे। मैं बार बार यही कहता हूं, एक्टिव से पैसिव में स्ट्रक्चर चेंज होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। तो इसकी वजह से आपका बी एरर हो गया। और सी में द गवर्नमेंट हैव बीन कंपनसेटिंग, हैव बीन कंपनसेटिंग ये हो जाएगा प्रेजेंट के परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस, और आपको मालूम है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसी भी टेंस का हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव होता नहीं है। तो आप इसको कैसे मान रहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव, तो इसकी वजह से हैव बीन कंपनसेटिंग बिल्कुल भी नहीं, करेक्ट ऑप्शन सी नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन ए फॉर आगरा माना जाएगा। ध्यान आपको जरूर रखना है। वीडियो रुक गई, अब ठीक है, ओके। बफरिंग हो रहा है, होता है कभी कभी प्रॉब्लम। आइए आगे, क्वेश्चन नंबर 10, यहां पे श्रेणीम की बात कर रहे हैं, यानी पर्यायवाची शब्द की आप बात कर रहे हैं, श्रेणीम। सिमिलर मीनिंग वर्ड आया है टू कम, टू कम का मतलब होता है आगमन, है ना, या जिस स्टेज में आप थे उस स्टेज में आप लौट आए हैं, तो टू कम का मतलब होता है आ जाना, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए मीनिंग होगा आपका रिटर्न, यानी कि वापस आना। रिवर्स लौट के चले आना, रिवर्स की बात करेंगे। क्लियर, रिकवर, रिकवर होता है। और एक बहुत अच्छा वर्ड होता है जब बीमारी से आप रिकवर करते हैं, कन्वल्सेंट, CONVALESCENT, कन्वल्सेंट, इसको बोलते हैं रिकवरी, रिकवर होना, ध्यान रखेंगे। तो टू कम का सिनोनिम पूछा गया, यहां पे रिकवर है, करेक्ट ऑप्शन तो आपका ए ही हो जाएगा। वॉक का मीनिंग होता है टहलना, टहलने के लिए एक रूट वर्ड है AMBLE, एम्बल, और एम्बल एक होता है एम्पल, कंफ्यूज नहीं करेंगे। एक वर्ड होता है आपका AMPLE, ये एम्पल है, ये किसी भी चीज के क्वांटिटी को बताएगा, यानी प्रचुर मात्रा में कोई भी चीज है। तो एम्पल का मीनिंग होता है प्लेंटीफुल, एम्पल का मीनिंग होता है बॉन्टीफुल, एम्पल मीन्स होता है बॉन्टियस, BOUNTEOUS, बॉन्टियस यानी प्रचुर मात्रा में होना। और वॉक मीन्स एम्बल होता है, एम्बल यानी चलने के लिए। यहीं पे एक वर्ड बनता है एडजेक्टिव इससे, एम्बुलेटरी, AMBULATORY, और एम्बुलेटरी का मतलब कैपेबल ऑफ वॉकिंग, यानी चलने के लायक। ये रूट वर्ड बताया हमने, कैपेबल ऑफ वॉकिंग होता है। क्लियर, और इसी एम्बल वर्ड से आपका बनता है एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, और एम्बुलेंस का काम ही है पेशेंट को लीजिए और चलते रहिए, हॉस्पिटल तक पहुंचाइए, है ना, ध्यान आप रखेंगे। आइए, और यहीं से आपका एक वर्ड बनता है नींद में चलने वाला इंसान,
सॉम्नम्बुलिस्ट, जो नींद में चले, है ना। तो नींद के लिए आपका रूट वर्ड है SOMN, शॉम। ये सब आप मेरे साथ मेरे वोकैब बैच में पढ़ते हैं। सॉम का मीनिंग होता है स्लीप। अब जब रूट वर्ड के मेथड से आप पढ़ते हैं तो आपको वर्ड याद रहता है। सॉम्नम्बुलिस्ट की स्पेलिंग क्या होगी? तो सबसे पहले SONM, सॉम यानी नींद, फिर चलना है तो एम्बुल, AMBUL। फिर इंसान की बात कर रहे हैं तो हमने बोला है दुनिया का कोई भी वर्ड अगर उसके लास्ट में IST लगा दोगे तो वो आपका हो जाएगा कॉमन नाउन, और लिविंग बीइंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। IST किसी भी वर्ड के लास्ट में लगा हुआ हो, इसका इस्तेमाल लिविंग यानी कि मानव के लिए करते हैं। दूसरी बात यह है कि IST अगर लगा हुआ है तो इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है कॉमन नाउन। तो यहां पर है सॉम का मीनिंग स्लीप यानी नींद का मामला, और एम्बुल का मीनिंग है वॉक यानी चलने का मामला, जो नींद में चले। तो झूठ मूठ का आप रट्टा मारते हैं ना शब्दों को, तो शब्द को रटना नहीं है, शब्द को समझना होता है, शब्दों का अपना विज्ञान है। और जो भी बच्चे मेरे साथ मेरे वोकैब बैच में होंगे वो जरूर पढ़ते होंगे इस चीज को, है ना। तो सॉम्नम्बुलिस्ट, AMBULIST, और सॉम का मीनिंग नींद होता है। यहीं पे हो जाता है नींद में बात करने वाला। सॉम्निलॉक्विस्ट, लॉका का मीनिंग होता है बोलना। ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे। सर 5 से रिजल्ट मशीन, आपका मशीन में कुछ प्रॉब्लम है टेक्निकल, इसलिए नहीं जा रहा है। परेशान ना हो, इसको एंजॉय कीजिए आप लोग, ठीक है। तो रूट वर्ड के मेथड से आप मेरे A to Z वोकैब बैच में बता दूंगा कौन सा बैच है। आइए, इट का मतलब होता है खाना। खाने के लिए आप एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं फीड, है ना। खाने के लिए आपका एक वर्ड इस्तेमाल होता है कंज्यूम करना, क्लियर। और एक वर्ड होता है इसके लिए VOR, वोर। ये अपने आप में रूट वर्ड है। और जब रूट वर्ड की बात करेंगे तो यहां से ढेर सारा वर्ड बनता है आपका। वोर से देखिए क्या क्या वर्ड बनता है। अगर मैं वोर से वर्ड बना दूं तो ढेर सारा वर्ड बनेगा। एक वर्ड होता है आपका, 1 मिनट भाई, हाँ, वर्ड क्या है आपका? VOR। तो ये आपका VOR, या यहीं से एजेक्टिव भी बन जाएगा VOROUS। और यहां पर OUS लगा हुआ है। OUS किसी भी वर्ड के लास्ट में होगा, उस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका होता है एजेक्टिव। तो वोर और वोरस, इस दोनों वर्ड का मीनिंग होता है ईटिंग, यानी कि भोजन, ग्रहण करना, खाना, है ना, इनटेक करना, उस सेंस में। ढेर सारे वर्ड्स आप पढ़ते हैं, मैं 3 वर्ड्स के बारे में बात करता हूं। तो एक वर्ड होता है आपका कार्निवोर। कार्निवोर अगर बोलेंगे तो यहां पे कार्निवोरस की बात की जाएगी। एक आपका होता है हर्बीवोर, HERVIVORE, हर्बीवोर। यहीं पे आपका आ जाएगा हर्बीवोरस, हर्बीवोरस की बात करेंगे। और यहीं पे आपका वर्ड आ जाता है एम्बीवोर, AMBIVORE। और यहीं पे आपका वर्ड आ जाना है एम्बीवोरस, एम्बीवोरस। अब आइए देखिए ध्यान से। कार्न वर्ड का मीनिंग होता है फ्लेश यानी कि मांस, और वोर का मतलब होता है खाने वाला यानी इट। तो कार्निवोर, कार्निवोरस जो मांस खाता है, जिसको आप मांसाहारी कहते हैं। हर्बीवोर में हर्बल चीजें यानी साग सब्जियां, हर्बल चीजें जो साग सब्जियां खाए, हर्बीवोरस। और एमबी का मतलब होता है जो 2 चीज खाए। एम का मीनिंग मतलब 2 होता है। और एक होता है ओमनीवोरस, ओमनी, OMNI, ओमनीवोर, VORE या VOROUS। तो ओमनी का मतलब होता है ऑल, जो हर एक चीज को खाए, सर्वाहारी। तो इस तरीके से आप शब्दों को पढ़ते हैं, तो वर्ड को रटना आपको है नहीं, है ना। तो कार्निवोर, हर्बीवोर, एम्बीवोर, ओमनीवोर या ओमनीवोरस, ये आप ध्यान में रखेंगे। ये वर्ड वोर वाला जितना भी है ये आपका नाउन के तौर पे, और वोरस OUS लग गया तो ये वर्ड आपके एजेक्टिव के तौर पे होता है। इसी वोर वर्ड से एक वर्ड बनता है आपका वोरेसियस, VORACIOUS। वोरेसियस का मतलब क्या होता है? वोरेसियस का मतलब होता है भुक्खर आदमी, जिसको बहुत भूख लगती है। लेकिन भूख किस सेंस में? तो भूख किसी भी चीज का, चाहे पढ़ने का हो, लिखने का हो, घूमने का हो, किसी भी सेंस में। मैंने बोला वोरेसियस रीडर, चूंकि नाउन है तो एडजेक्टिव है तो नाउन को क्वालिफाई करेगा। वोरेसियस रीडर, तो वोरेसियस रीडर का मतलब उसको पढ़ने की भूख है, वह बहुत पढ़ता है, इस सेंस में आप बात करेंगे। वोरेसियस रीडर की बात करते हैं। तो लिटरली इसका मीनिंग सिर्फ खाने को नहीं होता, किसी भी सेंस में होता है। और फिर आप कंफ्यूज कहां से होते हैं? तो एक वर्ड है वेरासियस, VERICIOUS। अब यहां पर VER वर्ड है, यहां पे VOR वर्ड है। अगर रूट वर्ड के मेथड से आपको पता है वोर का मीनिंग खाना है, तो ये भूख से रिलेटेड, चाहे वो कुछ पाने की भूख हो, कुछ खाने की भूख हो। और VER वर्ड जो है, ये VER, इसका मतलब होता है फेथ, यानी कि भरोसा करना। यहीं से आप वर्ड पढ़ते हैं वेरीफाई, वेरीफाई, वेरीफाइड, वेरिफिकेशन, है ना, ढेर सारे वर्ड। तो ये आपके किसी भी चीज को अटेस्ट करवाने के लिए, प्रमाणित करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए
वेरीफाई करने के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये वोरेसियस है, ये वेरासियस है, इस बात को ध्यान रखना है। ग्लटन अलग कॉन्टेक्स्ट में, वोरेसियस का मतलब होता है भूख, किसी भी काम को करने का, किसी भी चीज को पाने का। ध्यान रखेंगे आप, ये सब अपने नोटबुक में बाद में नोट कर लेंगे। तो टू कम का रिकवर हो गया, बाद बाकी ये हम आपको बता दिए। और इस तरीके से वर्ड जानना है तो फिर भैया A to Z वोकैब बैच है, जिसके बारे में अभी मैं बता दूंगा आपको। आइए, वर्ड है आपका एलियन। एलियन, इसका भी क्या ढूंढना है? सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची। एलियन वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? तो एलियन आपका होता है एडजेक्टिव। अब एलियन के लिए आप अगर सिनोनिम ढूंढेंगे तो क्या क्या वर्ड हो सकता है? तो सबसे पहले अननोन, यानी जिस चीज के बारे में आप जानते नहीं है, अननोन या अनफैमिलियर। अनफैमिलियर। अब यहां पे दो वर्ड हमने लिखा है, दोनों के पहले प्रीफिक्स लगा हुआ है अन, और अन किसी भी वर्ड के पहले आता है तो उसका मीनिंग हो जाता है नॉट इंपॉर्टेंट, अनइंपॉर्टेंट, यानी जो चीज महत्वपूर्ण नहीं हो। लस्ट फॉर नॉलेज, वेरी गुड। आइए, और नोन का मतलब जानना, फेमिलियर का मतलब होता है परिचित। फेमिलियर के एक वर्ड आता है एक्वेंटेंस, ACQUAINTANC, एक्वेंटेंस यानी परिचित आदमी, ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। एलियन का मतलब हो जाएगा अजनबी, जिसको आप जानते नहीं हैं। इसी के लिए आप एक वर्ड और लिख सकते हैं, स्ट्रेंज, STRANG, स्ट्रेंज बोलेंगे। आइए, फॉरेन की बात करेंगे। फॉरेन आपका क्या हो गया? विदेशी, जिसको आप जानते नहीं है, जो आपके लिए अननोन है, अनभिज्ञ है ना, नॉट नोन। एक सिनोनिम तो आपका ये हो ही जाना है, कौन सा? फॉरेन, ये ध्यान रखिए। अनयूजुअल, अन का मीनिंग अभी हमने समझाया, अन का मीनिंग क्या होता है? तो अन का मीनिंग होता है नॉट, और यूजुअल वर्ड का मीनिंग होता है हैबिचुअल, यानी जो चीज आपके हैबिट में नहीं है ना। तो नॉट हैबिचुअल यानी जो आप डेली नहीं करते हैं, उसको अनयूजुअल बोला जाएगा। एक्स्ट्रानियस वर्ड के लास्ट में OUS लगा हुआ है, तो एक्स्ट्रानियस, OUS किसी भी वर्ड के लास्ट में होगा वो आपका एडजेक्टिव होगा। तो एक्स्ट्रानियस वर्ड का मीनिंग होता है एबनॉर्मल, जो नॉर्मल से हटके है, एबनॉर्मल। इसी के लिए एक वर्ड आता है एबेस्मल, ABYSMAL, एबेस्मल, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, जो विचित्र टाइप का हो। तो एलियन का सिनोनिम आपका हो गया फॉरेन, ये आपको ध्यान में रखना है। करेक्ट ऑप्शन आपका होगा A। आंसर की में आई थिंक आपका आंसर रॉन्ग दिया हुआ है, ये आप देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। सेलेक्ट द मोस्ट एंटोनिम, यानी अपोजिट मीनिंग की बात कर रहे। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी। अब ऑटोनॉमी की अगर आप बात करते हैं तो ऑटो अपने आप में एक रूट वर्ड है। आइए बात कर लें, ये ऑटो अपने आप में रूट वर्ड है, यहां से ढेर सारे वर्ड बनते हैं, और ऑटो का मीनिंग होता है सेल्फ। ऑटो का मीनिंग क्या होता है? सेल्फ। आपने बहुत ही बेसिक वर्ड बचपन से सुना होगा, ऑटोमेटिक, ऑटोमैटिक। तो ऑटोमेटिक क्या होता है? ऑटो का मीनिंग होता है सेल्फ, और मैटिक का मतलब लेना देना मशीन से, यानी ऑटोमेटिक यानी स्वचालित, जो खुद से चलने का काम करे। ऑटोमेटिक वर्ड का इस्तेमाल आप करते हैं, यहां से ढेर सारा वर्ड बनता है। तो ऑटोनॉमी, नोमी वर्ड का मीनिंग होता है रूल एंड रेगुलेशन। नॉमी का मतलब होता है रूल एंड रेगुलेशन, रूल एंड रेगुलेशन। लेकिन यहां पर कंफ्यूजिंग पॉइंट यह है, एक वर्ड आपका आता है ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी। एक वर्ड हो गया आपका ऑटो, और एक वर्ड इसी के साथ आ गया CRACY, कृषि। अब ऑटोक्रेसी की अगर बात करेंगे तो ऑटो का मीनिंग सेल्फ है, और कृषि का मतलब भी होता है रूल एंड रेगुलेशन। यानी दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन दोनों वर्ड में डिफरेंस है। डिफरेंस यह है कि ऑटोक्रेसी जो होगा वहां पर तानाशाह की बात होगी, कि हमारे मन में जो आएगा हम वही करेंगे। तो ऑटोक्रेट एक वर्ड आता है ऑटोक्रैट, और ऑटोक्रैट का मतलब होता है डिक्टेटर, यानी जो मेरे मन में आएगा मैं वही करूंगा, डिक्टेटर। इसी को बोलते हैं टायरेंट, TYRANT। अब आइए यहां, तो फिर ऑटोनॉमी क्या है? देखिए, ऑटोनॉमी होता है हर एक इंडिविजुअल का, यानी मेरा लाइफ है, मेरा डिसीजन मान्य होना चाहिए। यानी अगर मैं कोई निर्णय लेता हूं और उसकी मान्यता या उसका इंपैक्ट, उसका प्रभाव सिर्फ मेरे तक ही रहेगा, तो उसको मैं ऑटोनॉमी बोलूंगा। यानी ये है किसी इंडिविजुअल के लिए, और ये किसी इंडिविजुअल तक ही सीमित रहता है। लेकिन ऑटोक्रेसी जो तानाशाह होगा, वो जब निर्णय लेगा तो वो हर एक पे अप्लाई होगा, यानी ये एप्लीकेबल होगा सभी पे, है ना। तो ये एप्लीकेबल इन जनरल टर्म, और जनरल का मतलब होता है कॉमन टू ऑल, जो सभी को मानना पड़ेगा, जनरल टर्म। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑटोक्रेसी नेगेटिव है, ऑटोनॉमी यानी खुद का जीवन, इट्स माय लाइफ, इट्स माय रूल, वो वाला पंगा आप यहां पे करते हैं। ऑटोनॉमी का मतलब क्या हो जाएगा? स्वतंत्र होना।
जब अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को ऑपरेट कर रहे हैं, यानी इसका मतलब है कि मैं बिल्कुल ही स्वतंत्र हूं। तो ऑटोनॉमी वर्ड का मीनिंग हो जाता है यानी क्या, तो इंडिपेंडेंट, इनडिपेंडेंट, यानी बिल्कुल मैं स्वतंत्र हूं, मैं बिल्कुल फ्री हूं। अब यहां पे अगर आप बात करेंगे सबमिसिवनेस, सबमिसिव, कई बार बच्चा सबमिसिव वर्ड का मीनिंग पढ़ लेता है पोलाइट। आइए बात करते हैं सबमिसिव, मिशिव का मीनिंग बच्चा पढ़ लेता है पोलाइट। अब देखिए यहां पे पोलाइट वर्ड जो आप पढ़ रहे हैं, पोलाइट इज द पॉजिटिव वर्ड। पोलाइट वर्ड का जो टिंज होता है वह पॉजिटिव होता है, लेकिन सबमिसिव वर्ड आपका होता है नेगेटिव। झुक के ये भी रहेगा, झुक के ये भी रहेगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, दो वर्ड होता है हिंदी में, एक विनम्रता और एक दीनता। दीनहीन प्राणी यानी गरीब, तो दीनता और विनम्रता में फर्क होता है। विनम्र इंसान आपसे डिबेट करेगा, आपसे डिस्कशन करेगा, आपके आंख में आंख डाल के बात करेगा। दीनहीन आदमी जो होता है वो जी हुजूरी करने वाला होता है, जी प्रभु आप जो कह देंगे वही हम मान लेंगे, तो वो चापलूस टाइप का आदमी होता है। तो सबमिसिवनेस एटीट्यूड जो है वह दब्बू टाइप के आदमी के लिए इस्तेमाल होगा। इसीलिए सबमिसिव के लिए कई बार वर्ड इस्तेमाल होता है मीक, और बच्चा रटता है मीक का मीनिंग पोलाइट नहीं, पोलाइट पॉजिटिव वर्ड है, मीक नेगेटिव वर्ड है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो सबमिसिवनेस का मतलब हो जाता है गुलामी, जो झुक के रहे, स्लैवरी, स्लैवरी तो होगा ही होगा, ये भी आपका होना चाहिए। और डिपेंडेंस, और डिपेंडेंस मतलब जब आप किसी पे निर्भर होते हैं और किसी पे निर्भर होंगे, इसका मतलब है आप स्वतंत्र नहीं हैं। तो ये भी आंसर अपना डी होना चाहिए। आपके टाइपिस्ट महोदय ने आपका आंसर सी दिया है, बट सी इज रॉन्ग, ए बी सी ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन डी, डी फॉर डैडी। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका एंटीनीम। एंटीनीम की बात करेंगे यानी विपरीतार्थक शब्द आउटमोडेड, आउटमोडेड, आउटमॉडल, मॉडल, मॉडल्ड होना चाहिए था यहाँ पे, मैं वहां पे सही नहीं, यहाँ पे कर देता हूं आउट मॉडल्ड। और आउट मॉडल्ड यानी जो मॉडल अब नहीं चल रहा, जो अब अभी के टाइम से आउट है। तो आउट का मीनिंग क्या होता है, आउट का मीनिंग होता है जो चीज आउटसाइड है, जो चीज आउटसाइड है, जो चीज आपका एग्जिट कर रहा है यानी बाहर जा रहा है। क्लियर। तो अब इसके लिए क्या क्या वर्ड आप पढ़ सकते हैं, तो एक वर्ड तो आउटडेटेड हो गया, जो बहुत ही बेसिक वर्ड है। एक वर्ड आपने जरूर पढ़ा होगा ऑब्सोलिट, OBSOLET, ऑब्सोलिट यानी आउटडेटेड। इसी के लिए एक फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल होता है डाई आउट, डाई आउट यानी अभी के टाइम से वो बिल्कुल अलग हो चुका है। एक वर्ड होता है आपका एनाक्रोनिस्टिक, एनाक्रोनिस्टिक। अब एनाक्रोनिस्टिक की आइए बात करते हैं, तो यहां पे एक रूट वर्ड है क्रॉन, CHRON। देखिए बंधु, ये रूट वर्ड आपका क्रॉन है, CHRON, क्रॉन। और क्रॉन के साथ आप लगा दीजिए लॉजी, क्रोनॉलजी, क्रोनॉलजी, है ना। तो क्रॉन का मीनिंग होता है टाइम, क्रॉन मीन्स बंधु होता है टाइम, और लॉजी का मीनिंग होता है स्टडी। तो क्रोनोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टाइम यानी समय शास्त्र, समय का अध्ययन करना। एनाक्रोनिस्टिक की बात कर रहे, ए या एन किसी भी वर्ड के पहले आता है, 99% उस वर्ड का मीनिंग जो है वह आपका नेगेटिव निकलता है यानी कि नॉट। और क्रॉन मीन्स टाइम यानी जो अभी के टाइम में बिल्कुल भी नहीं है, उसे आप एनाक्रोनिस्टिक यानी आउटडेटेड। आइए एक वर्ड और मैं आपको बताता हूं, एक वर्ड होता है VOGUE, वोग। वोग, वोग का मीनिंग होता है इन फैशन यानी जो प्रचलन में है, जो अभी प्रचलन में है, जो आप अभी ट्रेंड में है, ट्रेंडी जिसको आप बोलते हैं, तो वो आपका वोग कहलाता है। यहीं से आपका एक वर्ड बन जाएगा अनवोग, UNVOGUE। तो अनवोग कहने का मतलब यह है कि अन का मीनिंग होता है नॉट, और वोग का मीनिंग होता है इन फैशन, नॉट इन फैशन, जो अभी प्रचलन में नहीं है उसको आप अनवोग कहेंगे यानी आउटमॉडल्ड, आउटडेटेड। और एक वोग से कंफ्यूज मत होइएगा, एक वर्ड है VAGUE, वेग। ये वोग है, ये वेग है। यहां पर ए आया है, यहां पर ओ आया है, और वेग का मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट क्लियर, जो स्पष्ट नहीं है, समथिंग दैट इज नॉट क्लियर यानी जो स्पष्ट नहीं हो, उस सेंस में आप बात करेंगे। आइए सवाल देख लेते हैं क्या पूछा गया है। तो आउट मॉडल्ड यानी जो आउटडेटेड है, और अपोजिट पॉलिश्ड का मतलब क्या होता है, पॉलिश्ड का मतलब यानी पॉलिश क्या हुआ है, बिल्कुल चमक रहा है यानी शाइनिंग। वर्ड के सेंस को समझना है, शाइनिंग बोलिए। एक वर्ड आता है आपका रेडिएट, रेडिएट इज द वर्ब। यहीं से आपका एक वर्ड बनेगा रेडिएशन, रेडिएशन इज द नाउन। और रेडिएंट, RADIANT, रेडिएंट का मतलब होता है जब कोई भी चीज काफी शाइनिंग हो। तो जब आप पॉलिश मारते हैं किसी भी चीज पे तो वो चीज शाइन करता है, तो शाइनिंग रेडिएट वर्ब है, रेडिएशन नाउन है, और रेडिएंट के लास्ट में ANT, तो वर्ड आपका क्या हो जाना है, एडजेक्टिव। क्या होना है, एडजेक्टिव होना है, ध्यान रखेंगे चमक के सेंस में। या पॉलिश के लिए बात करेंगे तो ब्राइट, BRIGHT। फैशनेबल यानी जो चीज फैशन में है, जो चीज ट्रेंड में है यानी ट्रेंडी।
TREND, ट्रेंड नाउन, ट्रेंड इज द एडजेक्टिव। और प्रैक्टिकेबल, प्रैक्टिकेबल वर्ड में क्या होगा, प्रैक्टिस वर्ड आया है, यानी जहां पर प्रैक्टिकल होने की बात हो तो ABLE लगा हुआ है तो वर्ड आपका क्या हो जाना है, एडजेक्टिव। किसी भी वर्ड के लास्ट में आपका ABLE लगा हुआ हो वर्ड आपका एडजेक्टिव होता है। आउट मॉडल्ड का एंटोनिम हो जाएगा फैशनेबल, फैशनेबल। करेक्ट ऑप्शन C फॉर कनाडा, सॉरी C नहीं, हाँ C होगा। बहुत बढ़िया। चलिए, सिनोनिम हो सकता है, सिनोनिम हो सकता है, लेकिन सेंटेंस में अगर मीक भी है, पोलाइट भी है, तब किसके साथ आप जाएंगे। इसलिए शब्दों की समझ होनी चाहिए, वर्ड रट्टा मारने से काम आपका नहीं चलता है, इस बात का ध्यान रहे। चलिए, वन वर्ड का मामला देखिए। वन वर्ड क्या है आपका, तो वन वर्ड में पूछा गया वन हु कैन नॉट डाई, जो कभी मरे नहीं। तो जो कभी मरे नहीं यानी अमर हो, उसके लिए क्या वर्ड है, एक वर्ड है आपका स्टेबल। स्टेबल आपका होता है एडजेक्टिव। मैं आपको कई बार बता चुका हूं अपने YouTube सेशन में, किसी भी वर्ड के लास्ट में ABLE हो या आपका IBLE हो, दुनिया का कोई भी वर्ड अगर उसके लास्ट में ABLE है या IBLE है, वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच बंधु होता है एडजेक्टिव। तो स्टेबल का मतलब होता है अस्थाई, स्टेबल मींस अस्थाई। यहीं से आपका एक वर्ड बनता है स्टेडीली, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, STAD है ना, वाई स्टेडी बोलेंगे, इसी से आप एडजेक्टिव बनाएंगे, एडवर्ब बनाएंगे तो स्टेडीली हो जाता है आपका, यानी स्टेबल यानी अस्थाई है, लगातार आप काम कर रहे हैं यानी कांस्टेंट, है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका वर्ड आया है इमॉर्टल, इमॉर्टल। अब आइए IM लगा हुआ है, देखिए बहुत ऐसे प्रीफिक्स है जो नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव प्रीफिक्स की मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि बहुत ऐसे वर्ड, ऐसे प्रीफिक्स जो किसी भी वर्ड के पहले आके उस वर्ड के सेंस को नेगेटिव कर देंगे। जैसे पहला आपने देखा यहां पे IM, फिर एक होता है आपका IN, फिर आपका होता है DIN। जैसे मैंने लिखा इम यानी सिग्निफिकेंट, यानी जो सॉरी हाँ इनसिग्निफिकेंट, जो महत्वपूर्ण ना हो। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। डिस हमने बोल दिया डिसक्वालीफाई, जो क्वालिफाई नहीं करे। फिर यहां पे डिसफंक्शन यानी मेरा मोबाइल सही से काम नहीं कर रहा है। इंपॉर्टेंट, अनइंपॉर्टेंट, ऐसे वर्ड को पढ़ना चाहिए। IR लगा हुआ है, हमने बोला रेगुलर, आप IR लगा दिए, इरेगुलर जो नियमित नहीं है। IL हमने बोला लॉजिकल, फिर IL लगा दिए इलॉजिकल, जो लॉजिकल नहीं है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये सारे प्रीफिक्स हैं, वर्ड के पहले आते हैं, वर्ड को नेगेटिव कर जाते हैं। कैसा कर जाते हैं, नेगेटिव। तो IM लग गया, तो IM का मीनिंग यहां पे क्या है, नॉट है। और यहां पर MOR मोर वर्ड का इस्तेमाल किया गया, ये अपने आप में रूट वर्ड है। अगर MOR मोर की बात करेंगे, मोर, MOR मोर, मोर का मीनिंग होता है डेड। मोर का मीनिंग क्या होता है, डेड यानी जो मर गया, जो मर गया। यहीं से आप शब्द बनाते हैं मैन इज मॉर्टल, इंसान मरणशील है, आज नहीं तो कल मरेगा। और यहां पे मैन का मतलब ये नहीं कि मर्द है, मर्द मरेगा औरत अमर रहेंगे, बिल्कुल नहीं। यहां पे मैन वर्ड का इस्तेमाल होता है ह्यूमन बीइंग के को रिप्रेजेंट करने के लिए, मानव जाति के लिए, है ना। तो मॉर्टल यानी जो मर जाए, इमॉर्टल जो कभी मरे नहीं, जो अमर हो। द लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा इज इमॉर्टल, द लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा इज इमॉर्टल। राधे और कृष्ण के बीच का जो प्रेम है वह अमर है, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो इसको इमॉर्टल बोलते हैं। परपेचुअल का मतलब होता है जो एवरलास्टिंग हो, जो कभी हटे ही नहीं, है ना, उस सेंस में आप बात करेंगे। लेकिन यहां पे करेक्ट आंसर वन हो कैन नॉट डाई, इमॉर्टल, BB फॉर बॉम्बे होना चाहिए। यह आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। चलिए, नंबर 15 वन वर्ड का मामला है। वन वर्ड में यहां पे है बिलीफ और ओपिनियन कॉन्ट्रेरी टू व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड। जो आपका बिलीफ सिस्टम है, जो आपका ओपिनियन है, जो आपके विचार हैं, कॉन्ट्रेरी। अब ये कॉन्ट्रेरी वर्ड आया कहां से, तो एक वर्ड होता है आपका कॉन्ट्रास्ट, CONTRACT, कॉन्ट्रास्ट। एक वर्ड आपका होता है कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन। और एक एडजेक्टिव बनता है आपका कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी। और कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रेरी है, कॉन्ट्राडिक्शन है। इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग है। कॉन्ट्रास्ट वर्ब, कॉन्ट्राडिक्शन IUN नाउन, कॉन्ट्राडिक्टरी इज द एडजेक्टिव, है ना। और इस सारे वर्ड्स का मीनिंग होता है अपोजिट फीलिंग, यानी जो आप सोचते हैं उसके जस्ट अपोजिट कुछ ऐसा हो जाए। अपोजिट फीलिंग की बात कर रहे, तो यहां पर मामला आपका क्या होगा, टू व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड। जो जनरली यानी कि 99% एक्सेप्ट किया जाता है, उसके अपोजिट अगर कोई सोच रहा है तो वो कैसा होगा, हेयरशी। और हेयरशी का मतलब क्या होता है, जैसे कोई ट्रेडिशन वगैरह है, 99 लोग मान रहे और एक उसको नहीं मान रहा है, उसी के लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया हेयरशी, हेयरशी। सुपरस्टिशंस अंधविश्वास कहते हैं, IUN लगा हुआ है,
तो ये आपका नाउन हो गया सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस यहां पर OUS आ गया तो वर्ड आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, और ये इसका लेना देना लॉजिक पे नहीं होता है, ये बेस्ड होता है आपके इमेजिनेशन पे, और ये बेस्ड होता है आपके मिथ पे, है ना। तो सुपरस्टिशियस जो है या सुपरस्टिशंस जो है बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, बेस्ड ऑन मिथ। क्लियर है, एक बार बंधु बता देंगे। आगे आइए, नंबर 16 में आपका है इडियम, टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। टू ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब होता है मैग्नीफाई, यानी बढ़ा चढ़ा के बोलना, तिल का तार करना, मैग्नीफाई, मैग्नीफाई या एग्जैजरेट, EXAGGERAT। और एग्जैजरेट एक आपका फिगर ऑफ स्पीच होता है हाइपरबोली, और हाइपरबोली में होता क्या है, किसी भी चीज को आप बढ़ा चढ़ा के ही बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन ड्रॉ द लॉन्ग बो टू मेक एन एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट, यानी बढ़ा चढ़ा के बोलना। टू पुट अप हाई डिमांड्स, पुट अप वर्ड का मीनिंग होता है बिल्ड करना किसी भी चीज को। आज 3 डेज हो गया पुट अप बार बार आ रहा है, बिल्ड होना, या किसी भी चीज को आप कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, उस सेंस में। और पुट अप का एक मीनिंग ये भी होता है स्टे करना, कहीं पे ठहरना। आई पुट अप एट अ होटल, मैं होटल में ठहरा हूं। टू डिमांड अ वेरी हाई प्राइस, बिल्कुल नहीं, करेक्ट ऑप्शन A फॉर आगरा हो जाएगा। आगे आइए बंधु, टू मेक द ग्रेट। टू मेक द ग्रेट का मतलब क्या होता है ना, सफल होना, यानी जिंदगी में सक्सीड करना। सक्सीड आपका वर्ब है, सक्सेस आपका नाउन है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। सक्सेस इज द नाउन, सक्सीड इज द वर्ब। तो टू मेक द ग्रेट, टू फेल इन टास्क, टू कम आउट सक्सेसफुल। ऑप्शन बी, टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, नहीं, जिंदगी में सफल होना। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। यहां पर है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड। अब आपको यहां पे करेक्टली स्पेल्ड ढूंढना है। प्रीवैलेंट, प्रीवैलेंट, प्रीवैलेंट। सबसे पहले वर्ड आता है PRE, और वैलेंट VALENT, वैलेंट VA, है ना। तो प्री मतलब पहले, वैलेंट का मतलब जो पहले से ही फैला हुआ है चारों दिशाओं में, यत्र तत्र सर्वत्र। तो प्री और वैलेंट, करेक्ट ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। जो यहां वहां हर एक चीज क्या है, फैला हुआ है, इसका मीनिंग हो जाता है वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड, स्प्रेड का मीनिंग फैलना चारों दिशाओं में। नेक्स्ट आप देखिए 19, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या कह रहा, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। और करेक्टली स्पेल्ड वर्ड की अगर आप बात करेंगे, मिलेनियम। मिलेनियम के स्पेलिंग में आपको देखना होता है डबल L होता है और डबल N होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मिलेनियम, तो MILLENIUM, करेक्ट ऑप्शन मिलेनियम, मिलियन। 20 प्रेपोजिशनल बेस्ड क्वेश्चंस हैं आपके। सी हैज 3 चिल्ड्रन डैश हर फर्स्ट हस्बैंड, यानी उसके पहले हस्बैंड से 3 बच्चे हुए, ये बोला जा रहा है फ्रॉम इन बाय। अब देखिए, बाय का इस्तेमाल डूअर के लिए करते हैं आप, बाय का इस्तेमाल डूअर के लिए किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है ना। यू आर टॉट बाय मी, लेकिन आर टॉट जो बोला ये पैसिव वॉइस में, तो बाय जब भी डूअर को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा वो आपके किस वॉइस में होना चाहिए, पैसिव वॉइस में होना चाहिए। यहां पर वॉइस आपका पैसिव है ही नहीं, सी हैज 3 चिल्ड्रन। पैसिव तब होता है जब हैव, हैज, हैड, बीन, विथर्ड। तो आप बाय के साथ नहीं जाएंगे। इन का मतलब होता है इनसाइड, इनसाइड का कोई यहां पर सेंस है नहीं। और फिर लास्ट में बचता है आपका फ्रॉम, और फ्रॉम बताता है किसी भी चीज के ओरिजिन को, किसी भी चीज की उत्पत्ति को। तो ये बच्चे कहां से हुए, पहले हस्बैंड से हुए, तो फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। सी हैज 3 चिल्ड्रन फ्रॉम हर फर्स्ट हस्बैंड, करेक्ट ऑप्शन व्हाट, A फॉर आगरा। और एक का हो गया, हाँ। यहां बंधु देख लीजिए क्या क्या लगा हुआ है। मैंने अभी आपको जस्ट वोकैब पढ़ाया, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम, फ्रेजल वर्ब, हर एक चीज। ये आपका जो बंधु बैच है, ये है A to Z वोकैब बैच, A to Z वोकैब बैच कंप्लीट। इस बैच में पढ़ने के बाद शब्द से आप डरेंगे नहीं, शब्द को नचाएंगे, इतना जबरदस्त बैच है ये 27 दिसंबर को आपको स्टार्ट हुआ है। अभी मैं रूट वर्ड के मेथड से वर्ड यहां पे पढ़ा रहा हूं। डेली शाम में ये 4 to 5 आपका चल रहा है, 4 से 5 शाम में। तो जिन भी बच्चों को वोकैब में प्रॉब्लम हो वो यहां पे आ सकते हैं। कैसे बैच मिलेगा, तो अपना ऐप है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। जो नए बच्चे हैं वो इस ऐप को, यानी प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और फिर जाके आप इस बैच में हो सकते हैं। और इसकी फी है 399। और आज रात के 12 बजे तक ऑफर है रिपब्लिक 26, रिपब्लिक 26, 20% का डिस्काउंट मिल सकता है आपको।
आगे आप लिटरेचर अभी पढ़ेंगे मेरे साथ, तो इसके बारे में मैं बात करूंगा। आइए यहां ध्यान दीजिए। 21 माई आंट हैज इन्वाइटेड मी टू हर प्लेस डैश 3 o'clock दिस आफ्टरनून। ये बोला जा रहा है यहां पे। तो माई आंट हैज इन्वाइटेड मी, इन्वाइटेड हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म इन्वाइटेड, इन्वाइट के साथ लगता है टू, हर प्लेस डैश 3 o'clock। अब 3 o'clock बोला गया, इसके लिए प्रेपोजिशन क्या होगा? जब एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम की हम बात करते हैं तो वहां हम एट का इस्तेमाल करते हैं। किसका? एट का इस्तेमाल करते हैं। यहां देखिए ऑन है, ऑन नहीं आएगा 3 o'clock के लिए, फ्रॉम भी नहीं आएगा, क्या आएगा? एट का इस्तेमाल करेंगे बंधु, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये प्रेपोजिशन के क्वेश्चन मैं फिर से आपको बता दूं, आज रात 11 बजे से नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल, अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं वो प्लेटफॉर्म टीचर यूट्यूब चैनल है, वहां देख रहे हैं। रात में 11 बजे आप मेरे साथ जुड़ेंगे, कहां पे? नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पे। आप सारे बच्चे, सभी से रिक्वेस्ट है, ऑर्डर भी कर रहा हूं, और वहां पे प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस को आप करेंगे सॉल्व मेरे साथ बहुत ही डीपली डिटेल्ड वे में। तो एट 3 o'clock दिस आफ्टरनून फॉर टी चाय के लिए, तो ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे आपका आंसर हो गया। और अगर आप इस वीक में मंडे टू फ्राइडे नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पे रात को 11 से 12 में जुड़ गए तो प्रेपोजिशन में लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। आइए 22 एट लास्ट द स्ट्राइक वॉज डैश। लास्ट में क्या हुआ? हड़ताल जो थी उसको क्या किया गया, है ना? हड़ताल को क्या किया गया? वॉक ऑन। वॉक ऑन का मतलब होता है जब कोई भी चीज कंटिन्यू हो, जब कोई भी चीज क्या हो? कंटिन्यू हो। वॉक ऑन का मतलब होता है गो ऑन। वॉक ऑन का मतलब क्या होता है? गो ऑन। द एडमिशन इज गोइंग ऑन, द एडमिशन इज गोइंग ऑन। या इसी को बोलते हैं कीप अप। जब आपका परफॉर्मेंस बढ़िया होता है, प्लीज कीप इट अप, कीप इट अप, यानी लगातार उस चीज को आगे बढ़ाइए। स्टूड फॉर, स्टैंड फॉर होता है फुल फॉर्म को बताने के लिए, किसी भी चीज के फुल फॉर्म को बताने के लिए। क्लियर? एक स्टैंड से मैं फ्रेजल वर्ब आपको पढ़ा देता हूं। स्टैंड बाय, स्टैंड बाय का मतलब होता है सपोर्ट करना। आई स्टैंड बाय माई स्टूडेंट्स ऑल द टाइम, हमेशा समर्थन करता हूं, तो सपोर्ट करना हो जाएगा। और इसी के लिए एक फ्रेजल वर्ब और होता है आपका बैकअप। बैकअप प्लान क्या है आपका, ये आप पढ़ते हैं। आगे है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना, मतलब लास्ट में रद्द कर दिया गया किस चीज को? स्ट्राइक को, है ना? और इसके लिए एक और फ्रेजल वर्ब पुट ऑफ, पुट ऑफ। और एक और फ्रेजल वर्ब होता है पुट ओवर, स्थगित कर देना, स्थगित। ये आपको ध्यान में रखना है। करेक्ट ऑप्शन एट लास्ट द स्ट्राइक वॉज कॉल्ड ऑफ, कॉल्ड ऑफ, याद रखेंगे। सी फॉर कैनेडा, द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू बैड लाइट्स, ड्यू टू रेन। वेरी गुड भैया। न्यू ग्रामर का बैच लाइए सर, प्लीज। बिल्कुल लाएंगे साबन जी, थोड़ी फुर्सत दे दीजिए, उसके बाद बिल्कुल लाएंगे। थोड़ा सा वेट कर लो बंधु, ग्रामर का बैच लाया जाएगा। फाइंड द करेक्ट पोएटिक लिटरेरी डिवाइस फॉर फिगर ऑफ स्पीच इन द गिवन सेंटेंस। लेट हिम बी रिच एंड वियरी, लेट हिम बी रिच एंड वियरी। अब इसको क्या बोलेंगे आप अमीर होने भी बोल रहे हैं और उसको परेशान होने भी बोल रहे हैं। सीधी सी बात यह है कि अगर अमीरियत है तो फिर परेशानी कहां से? तो ये तो हो गया जस्ट अपोजिट। अब कॉन्ट्राडिक्शन को बताने के लिए, जब आप कॉन्ट्राडिक्शन की बात करते हैं, यानी कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है? अपोजिट फीलिंग, अपोजिट फीलिंग की बात करेंगे। और जब अपोजिट फीलिंग की बात कर रहे हैं तो यहां पर दो तीन बातें होती हैं। एक आपका क्या क्या होता है? तो एक सबसे पहले आपका होता है ऑक्सीमोरोन, एक आपका होता है ऑक्सीमोरोन, एक आपका होता है एंटीथेसिस, एंटीथेसिस, और एक आपका थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको आप पैराडॉक्स कहते हैं। पैराडॉक्स, ये सुन के थोड़ा अजीब गरीब लगता है आपको। एंटीथेसिस में क्या होता है? क्लॉज होते हैं। आपका ऑक्सीमोरोन में क्या होता है? फ्रेज होता है। फ्रेज क्लॉज में डिफरेंस किस बात का है? कि फ्रेज जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा लेकिन विदाउट वर्ब, यानी यहां पर इसके साथ कोई वर्ब नहीं रहता है। क्लॉज में क्या होगा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ये आपका होता है विद वर्ब। क्या होता है? विद वर्ब बंधु। अब करना क्या है? तो यहां पर वर्ब लिया हुआ है बी, लेकिन क्लॉज एक से ज्यादा होना चाहिए, तब ना अपोजिट बात करेंगे। एक पॉजिटिव बात करेगा, दूसरा आपका नेगेटिव बात करेगा, है ना? ये आपको ध्यान रखना है। तो क्लॉज इसमें एक से ज्यादा है नहीं, एक ही है, तो आप इसको एंटीथेसिस बोलेंगे नहीं, एंटीथेसिस ऑप्शन में है भी नहीं। ऑक्सीमोरोन तब बोलेंगे जब फ्रेज के फॉर्म में होगा, जैसे आपने बोला ओपन सीक्रेट। ये जस्ट अपोजिट वर्ड है दोनों, क्योंकि जो चीज ओपन है वो सीक्रेट कैसे, जो सीक्रेट है वो ओपन कैसे, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ओपन सीक्रेट का मामला यहां पे है नहीं। क्लियर?
तो फ्रेज आपका ऑक्सीमोरन नहीं होगा। हाइपरबोली का मतलब होता है किसी भी चीज को मैग्नीफाई करना, यानी बढ़ा चढ़ा के बोलना। आपने बोला आई हैव, आ जाइए, आई हैव मिलियंस ऑफ वर्क, ओके गुड नाइट। आई हैव मिलियंस ऑफ वर्क, मेरे पास लाखों काम है। अब लाखों काम तो होंगे नहीं आपको, है ना, तो उससे उस सेंस में ये आपका क्या हो जाना है, हाइपरबोले। लेकिन पैराडॉक्स, और पैराडॉक्स क्या होता है आपका कि ये थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, भैया जहां अमीरी है वहां प्रॉब्लम क्यों। तो आप बोल रहे हैं रीच, अमीर भी बनो और दुखी भी बनो, इसी को पैराडॉक्स कहते हैं। ऑप्शन ए आगरा आपका आंसर है। ओके अर्पणा, मैं जरूर लाऊंगा बेस्ट, डोंट वरी। हयात साहब कह रहे सर बोर्ड पीडीएफ दिया कि कीजिए, लिखते हैं तो बहुत बिल्कुल बोर्ड पीडीएफ जाएगा भाई, सारा सेव है, मैं खुद नहीं कर रहा हूँ। कोई बात नहीं गीतांजलि, यहाँ मैं सही कर रहा हूँ। आइए बिल्कुल बोर्ड पीडीएफ देंगे भाई। चलिए एक बार चाय की चुस्की ले ली जाए, उसके बाद एनर्जी मिलेगी। हा मजा आ गया। चलिए 24, व्हेन विल यू कम बैक टू आवर सिटी। बोल रहे हैं अपनी सिटी में कब आओगे, व्हेन विल यू आर कम बैक, व्हेन विल। अब यहां पर देखिए WH वर्ड, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब, और आगे आपको जो भी करना है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो व्हेन विल यू कम बैक टू आवर सिटी, तो यहां पर आप क्या लिखने वाले हैं, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, तो ए आपका आंसर हो गया। 25 ये आपका क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वेरी गुड। सी डैश हर ऑफिस बाय 9 AM डेली। अब यहां पर डेली वर्ड जो आपने लिखा है, तो डेली आपके हैबिचुअल एक्शन को बतलाएगा, आपके हैबिट को, और हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए आप जिस टेंस का इस्तेमाल करते हैं वो टेंस आपका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट बंधु, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की खास बात यह है, यहां V1 या फिर V5 चाहिए, V1 या V5 चाहिए, तो सी के अकॉर्डिंग V5, सी रीच नहीं होगा, क्योंकि रीच आपका हो गया प्लूरल और सी सब्जेक्ट हो गया आपका सिंगुलर, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। रिस्ट की बात करेंगे तो ये आपका V2 हो गया, और V2 बतलाता है पास्ट हैबिचुअल एक्शन को। लेकिन यहां बोला गया डेली 9 बजे जाती है, डेली तो अभी हो रहा है वो काम, तो प्रेजेंट में सी रीचेज हर ऑफिस बाय 9 AM डेली। 26 बंदो, राहुल एंड हिज फ्रेंड्स डैश ऑल्सो इन्वाइटेड टू द पार्टी। अब यहां पे राहुल और उसका दोस्त है, दो सब्जेक्ट आ गए, अब दो आ गए तो अब होना चाहिए प्लूरल। अब यहां पे देखिए डैश इन्वाइटेड टू द टी पार्टी। अब अगर आप मान लीजिए वर वॉज तो आपका होगा नहीं, सिंगुलर है, वर भी और हैड भी। अब दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बिकॉज जब आप इज, एम, आर, वॉच या फिर वर की बात करेंगे, तो यहां पे आपको मिलता है क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर हो गया तो इसका मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर आपके पैसिव वॉइस में जा रहा है, पैसिव वॉइस में जा रहा है। और अगर आप हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो इसका एक्टिव में जा रहा है। अगर आप एक्टिव में लिखेंगे, मैंने बोला राज हैड इनवाइटेड, राज हैड इनवाइटेड, तो राज हैड इनवाइटेड होम, राज ने आमंत्रित किया, किसको किया, तो ऑब्जेक्ट यहां पे है नहीं तो ये इनकम्प्लीट माना जाएगा। लेकिन यहां पर मैंने लिखा राज वॉज इनवाइटेड, राज वॉज इनवाइटेड, यानी पैसिव में जा रहा है, यानी राज को आमंत्रित किया गया, किसी ना किसी ने किया ही होगा, तो ये आपका कंप्लीट। तो यहां आपको पैसिव चाहिए, तो राहुल एंड हिज फ्रेंड्स वर होना चाहिए, हेड का कोई भी सेंस आपका बनेगा नहीं, ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। वेरी गुड। चलिए मेरा कोई सेट नहीं है बंधु, मेरे से मिलना है तो मेरे से यूट्यूब पे आपको मिलना पड़ेगा, ठीक है। आइए 27 क्वेश्चन टैग यू वॉन्ट बी लेट। अब वॉन्ट का मीनिंग क्या होता है बंधु, वॉन्ट का मीनिंग होता है विल नॉट, वॉन्ट का मीनिंग क्या होता है विल नॉट, और इसका जब टैग बनेगा तो विल, और विल के साथ जो भी आपका सब्जेक्ट है वो, तो यू वॉन्ट बी लेट मीन्स व्हाट, विल यू, ध्यान रखेंगे बंधु, ठीक है। ग्रामेटिकल क्वेश्चन, हाँ ठीक है।
बोला गया सैमुअल सेज ही इज 25 ईयर्स ओल्ड बट नोबडी डैश हिम, इट इज अ फैक्ट। अब यहां पर समवन सेज की बात कर रहे हैं, यानी V5 है, और V5 अगर है तो बात किसकी हो रही है? प्रेजेंट के इंडेफिनिट के, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है भाई मेरे। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है तो बट नोबडी या नो वन, नोबडी या नो वन, ये आपका होता है नंबर के अकॉर्डिंग सिंगुलर। मैं आपको पढ़ा चुका हूं कई बार, देखिए ध्यान से क्या लिखा है मैंने, एवरी, सम, नो और एनी, एवरी, सम, नो और एनी। साथ में यहां पे आप इस्तेमाल करेंगे वन, बॉडी और थिंग, तो ये आपके होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। व्हाट? इंडेफिनिट प्रोनाउन। और ये इंडेफिनिट प्रोनाउन नंबर के अकॉर्डिंग बंधु होता है आपका सिंगुलर, इसलिए वर्ब लगता है सिंगुलर। कौन कौन से वर्ड हैं? एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ये आपको ध्यान में रखना है। तो वन, बॉडी, थिंग की बात आप कर रहे हैं, यहां पे सिंगुलर माना जाएगा, सिंगुलर वर्ब चाहिए। और प्रेजेंट का मामला है, और प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट से या फिर फ्यूचर से, तो सैमुअल सेज ही इज 25 ईयर्स ओल्ड बट नोबडी डैश हिम, एज बिलीविंग करेंगे तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस आपका चलेगा नहीं। हैड बिलीव्ड पास्ट का परफेक्ट होना नहीं है, तो बिलीव्स V5 नंबर के अकॉर्डिंग कैसा? सिंगुलर। करेक्ट ऑप्शन बी, B4 बॉम्बे, ध्यान आपको रखना है। आइए यहां आप लोग आपस में बात ना करें, जो भी डाउट है मेरे से पूछिएगा लास्ट में। इधर आओ। 29 द पुलिस डैश टू इंटरव्यू टू मैन अबाउट द रॉबरी लास्ट वीक। अभी कुछ देर पहले हमने 3P की चर्चा की थी, पुलिस, पब्लिक और पीपल। पुलिस नंबर के अकॉर्डिंग कैसा होता है? प्लूरल। तो वर्ब कैसा चाहिए? प्लूरल वर्ब। यहां पर वॉन्ट्स आया है, और वॉन्ट्स की बात करेंगे तो V5, और V5 नंबर के अकॉर्डिंग कैसा? सिंगुलर। दैट इज रॉन्ग। सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब आपका सिंगुलर नहीं होगा। इज वांटिंग, इज कैसा होता है नंबर के अकॉर्डिंग? सिंगुलर, ये भी नहीं। और वांट की बात करेंगे तो ये आपका V1 है, और V1 नंबर के अकॉर्डिंग कैसा माना जाएगा? प्लूरल। द पुलिस वांट टू इंटरव्यू टू मैन अबाउट द रॉबरी लास्ट वीक। करेक्ट ऑप्शन बी, B4 बॉम्बे। और यहां से आपका इंग्लिश लिटरेचर का क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस आपके रिपीटेड हैं। 2 डेज लिटरेचर के क्वेश्चंस बहुत आसान होंगे और वो रिपीटेड ही होंगे, वो मैं जानबूझ के दूंगा। कल आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे, 3 डेज आपको 15, और बाद बाकी 2 डेज आपके रिपीटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, ताकि पहले जो आपने पढ़ रखा है उसको आप प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, मैं चाहे कंप्लीट कर लूं, सॉरी फिनिश कर लूं। अच्छा, लिटरेचर यहां से है, ये कंडीशनल, कोई बात नहीं, आते हैं। वांटेड है क्या? ऑप्शन में नहीं दिया ना। एक मिनट। द पुलिस इंटरव्यू टू मैन एंड अबाउट द रॉबरी लास्ट, अच्छा लास्ट वीक है ना, तो वांट नहीं होगा बंधु, सॉरी लास्ट वीक है तो वांट नहीं, तब तो ई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ई, क्योंकि लास्ट वीक बोल रहे तो पास्ट का मामला, और पास्ट का मामला है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म। मैं यहां तक पढ़ा ही नहीं मैंने, इसलिए ये गलती आपको नहीं करनी है एग्जाम में। आप कंप्लीट सेंटेंस पढ़ के, जैसे मैंने क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं पढ़ा, या अगर पढ़ भी दिया तो ध्यान नहीं दिया और वांट के साथ चले गए, तो आपको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अटेंटिव होके, दिमाग को ठंडा रख के क्वेश्चन को पढ़ना है, आंसर करना है। वांटेड, और वांटेड है क्या? ऑप्शन में नहीं है। आइए, माय मदर वुड नॉट गो टू माय अंकल्स हाउस इफ माय अंकल डैश। अब देखिए यहां पर वुड और प्लस V1, तो याद कीजिए एक कंडीशनल सेंटेंस आपका है इम्प्रोबेबल। अभी आपको जस्ट बताए थे, आज तीसरी बार कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बात कर रहा हूं। इम्प्रोबेबल कंडीशनल, और इम्प्रोबेबल कंडीशनल की बंधु अगर आप बात करेंगे तो स्ट्रक्चर क्या होता है? जहां पर कंडीशन बताया जा रहा है वो आपके पास्ट में होगा, यानी V2, और कंडीशन का बंधु क्या है? कंक्लूजन है, तो वहां पर आपका बंधु क्या होना है? तो वहां पे आप बात करेंगे वुड, वहां पे बात करेंगे कुड, वहां बात करना है माइट का, है ना, और वहां बात करनी है शुड की, और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर देना है। यहां पे क्या है? माय मदर वुड गो, यानी वुड प्लस गो, यानी इंप्रोबेबल का मामला, टू माय अंकल्स हाउस इफ माय अंकल डैश, तो यहां पर अब V2 चाहिए। V2 तभी तो होगा वहां पे वुड कुड। तो हैड रिसीव, हैड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं आता। हैव हैज हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म। रिसीव्स V5 कभी नहीं आएगा, प्रेजेंट का है, और रिसीव्ड यानी कि V2, तो ये पास्ट का। करेक्ट ऑप्शन बी,
बी फॉर बॉम्बे, हैड रिसीव्ड। शोभा सिंह, कैसे कर रहे हैं आप, इतनी बड़ी गलती, इतना बड़ा तांडव, प्लीज, है ना। चलिए 31 लिटरेचर के क्वेश्चन, ये आप लास्ट क्लास में भी किसी ना किसी दिन पढ़ा था आपने। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द सिल्वर पोएट्स ऑफ 18th सेंचुरी। मैंने सिल्वर एज के बारे में आपसे बात किया था। सिल्वर एज 2 टाइम्स हुआ इंग्लिश लिटरेचर में। आप लोग मुझे बताएंगे कब पढ़ाया था मैंने सिल्वर एज। सबसे पहले बात अगर करेंगे तो यह देखने को आपको मिलता है 16th सेंचुरी में। और 16th सेंचुरी बोलने का मतलब यह हुआ 1500 to 1599, है ना। और इस एज में अगर आप बात करेंगे तो आपके एडमंड स्पेंसर इसी एज में है। स्पेंसर हो गए, सीली हो गए, सर फिलिप सिडनी, जॉन डैविश। तो यहां अगर देखेंगे तो एडमंड स्पेंसर, फिर आप बात करेंगे सिडनी, SID, सर फिलिप सिडनी, सर फिलिप सिडनी, जॉन डैविश, जॉन डैविश, थॉमस व्याट, है ना। ये सारे के सारे राइटर हैं। जॉन लिली, रॉबर्ट ग्रीन, सारे एलिजाबेथन के। और अगर 1500 में आप देखेंगे तो यहीं पे एलिजाबेथन एज का जिक्र होता है। व्हाट, नहीं पी लिया अभी जस्ट। एलिजाबेथन एज, और एलिजाबेथन एज की बात करेंगे, एलिजाबेथन एज रेनेसां का पार्ट है और वो हुआ है 1558 to 1603। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर 16th सेंचुरी के सिल्वर एज की बात करेंगे तो इन राइटर का नाम होगा। लेकिन यहां पे 18th सेंचुरी की बात की गई। अब आइए 18th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी के मिड में यानी मिडल में, अब 18th सेंचुरी के मिड की अगर बात करेंगे तो वो 1750 होगा, 1750 के आसपास का वो डेट। और यहां पे कौन कौन से राइटर थे, तो यहां पे आपके राइटर एक होता है अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप अगस्टन पीरियड में, इंग्लिश पीरियड में, इंग्लिश लिटरेचर में एक एज आया इनलाइटनमेंट एरा, अलेक्जेंडर पोप। इन्हीं के साथी रहे एक जोनाथन स्विफ्ट, गुलिवर ट्रेवल्स आपने जरूर सुना होगा। एक राइटर का नाम आप जरूर सुने होंगे सैमुअल जॉनसन, जिसको आप डॉक्टर जॉनसन भी बोलते हैं, जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में एक डिक्शनरी लिखा 1755 में। ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर 18th सेंचुरी की बात कर रहे, ना कि 16th सेंचुरी की बात कर रहे। एडमंड स्पेंसर 16th में, सर फिलिप सिडनी 16th में, जॉन डेविस 16th सेंचुरी में। 18th की बात कर रहे हैं तो इनमें से एक भी नहीं है, इसलिए आंसर होगा नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। ध्यान रखना है। चलिए आंसर क्या हो गया, आप लोगों ने क्या दिया आंसर, ई होना चाहिए। 82 कम्पैस्पे, एंडेमियन, ह्यूडिब्रास। आइए, लव्स, मेटामॉर्फोसिस एंड द वुमन एंड द मून आर द बेस्ट वर्क्स ऑफ जॉन लिली। जॉन लिली जो हैं ये भी आपके रेनेसां पीरियड में, रेनेसां कब आता है तो मिडल इंग्लिश के बाद, एक होता है ओल्ड, एक होता है मिडल, उसके बाद रेनेसां। रेनेसां में ही आपका आता है एलिजाबेथन, रेनेसां में ही आपका आता है जैकोबियन एज, रेनेसां में ही आपका आता है कैरोलिन एज, और रेनेसां में ही आपका आता है कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ का मामला। आइए बंधो, तो जॉन लिली लिखे कंपैस्पे और एंडेमियन। अब एंडेमियन की बात करेंगे तो एंडेमियन एक पोयम है जिसको लिखे हैं जॉन किट्स। अगर एंडेमियन पोयम की बात होगी तो जॉन किट्स लिखे हैं। यह आपको ध्यान में रखना है। कब, 1818 में, 1818 में, अरे भैया 1818 में। और एंडेमियन जो जॉन किट्स लिखे थे ये डेडिकेट किया गया, डेडिकेटेड टू उसी एज के एक राइटर हैं थॉमस चैटरटन, जिनकी डेथ थॉमस चैटरटन 18th सेंचुरी के ये राइटर हैं और इनकी डेथ 17 साल के एज में हो गई। यानी 1752 में पैदा हुए, 1770 में इनकी डेथ हुई
और इसी को डेडिकेट किया गया था जॉन किट्स के द्वारा, एक पोएम लिखा गया एंडेमियन, एंडेमियन, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप जॉन लिली की बात करेंगे तब एंडेमियन प्ले होगा, जिसको पब्लिश किया गया 1588 में। क्लियर है मामला, ये ध्यान रखना है आपको। कैंपस पे ह्यूडिब्रास, एक राइटर हुए सैमुअल बटलर, सैमुअल बटलर, उनका भी एक वर्क है ह्यूडिब्रास, जॉन लिली का भी है। लव्स मेटामॉर्फोसिस, द वुमन एंड द मून, द वुमन एंड द मून, यानी 4 वर्क आप पढ़े। कैंपस पे, एंडेमियन, ह्यूडिब्रास, लव्स मेटामॉर्फोसिस, द वुमन एंड द मून, 5 वर्क्स। और ये पांचों लिखने का काम किया आपके जॉन लिली। और ये क्या है, तो ये अपने आप में कॉमेडी, कॉमेडी, ये आपको ध्यान में रखना है भैया, ध्यान रखेंगे। करेक्ट ऑप्शन बी, ध्यान रखिएगा। और जॉन लिली किस एज के राइटर हैं, तो रेनेशा में एलिजाबेथन, जॉन लिली बोलिए, एडमंड स्पेंसर बोलिए, सर फिलिप सिडनी बोलना है, क्रिस्टोफर मार्लो हो गए, आपके ये हो गए, रॉबर्ट ग्रीन हो गए, बेन जॉनसन हो गए, थॉमस किड हुए, ये सब एक दूसरे के कंटेम्पररी हैं, समकालीन हैं। 33, Who among the following university wits is primarily known for his Friar Bacon and Friar Bangay? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, फ्रायर बैकेन और फ्रायर वानगे। ये कौन लिखे, तो ये आपके लिखे हैं जॉन लिली, नहीं, इनका पूरा नाम क्या है, जॉन लिली, जॉर्ज पिल, GEORGE, जॉर्ज पिल, रॉबर्ट ग्रीन, रॉबर्ट ग्रीन, तो इसके राइटर हैं आपके रॉबर्ट ग्रीन। जॉन लिली के अभी आप 5 वर्क्स के बारे में जाने। जॉर्ज पिल, ये भी आपके एलिजाबेथन एज के राइटर, रेनेशा पीरियड में विलियम शेक्सपियर के कंटेम्पररी। रॉबर्ट ग्रीन, अब एलिजाबेथन राइटर का नाम देखिए, कितना राइटर आप जाने आज। आइए, एडमंड स्पेंसर, सर फिलिप सिडनी, जॉन डैबिश, उसके बाद थॉमस वेट, उसके बाद जॉन लिली हुआ, जॉन लिली, जॉर्ज पिल, रॉबर्ट ग्रीन, विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, एडमंड स्पेंसर, सर फिलिप सिडनी, है ना, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस किड, ढेर सारे राइटर हैं आपके। अब आइए, रॉबर्ट ग्रीन का नाम आता है तो विलियम शेक्सपियर का भी नाम ले लेते हैं। विलियम शेक्सपियर की आलोचना करते थे कौन, रॉबर्ट ग्रीन। और इसके लिए एक फ्रेज का इस्तेमाल, विलियम शेक्सपियर के लिए एक फ्रेज का इस्तेमाल करते थे रॉबर्ट ग्रीन, अप स्टार्ट क्रॉ, अप स्टार्ट क्रॉ। एग्जाम में सवाल आता है, अप स्टार्ट क्रॉ इज अ फ्रेज यूज्ड बाय रॉबर्ट ग्रीन टू विच राइटर, या अबाउट या फॉर विच राइटर, विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। वेरी गुड श्वेता। दूसरी बात, ये रॉबर्ट ग्रीन है, एक आपके मॉडर्न एज में राइटर हुए ग्राहम ग्रीन, ग्राहम ग्रीन, ग्राहम ग्रीन मॉडर्न एज के राइटर हैं, यानी 20th सेंचुरी में। और इनके दोस्त थे, एक इंडियन राइटर है आर.के. नारायण, आर.के. नारायण, रसीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण स्वामी अय्यर, है ना। और ग्राहम ग्रीन ने आर.के. नारायण का उतना बड़ा जो नाम था, रसीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण स्वामी अय्यर, इसको शॉर्ट करके आर.के. नारायण किया, तो वो रॉबर्ट ग्रीन है। कहां पर, विलियम शेक्सपियर के कंटेम्पररी। ये आपके ग्राहम ग्रीन है, 20th सेंचुरी में आर.के. नारायण के बहुत अच्छे दोस्त बने थे। आपको ध्यान में जरूर रखना है इन बातों को। यहां पे आइए, मैं लिटरेचर की बात कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चों को लिटरेचर में होता है बंधु प्रॉब्लम, तो जिनको भी लिटरेचर में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आपका ये धाकर बैच है। कौन सा बैच, धाकर बैच, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी के लिए। और बहुत ही जबरदस्त शानदार बैच है ये, इंग्लिश लिटरेचर का, 499 रुपीज में, ऑनलाइन मोड में, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पे ये आपको मिलेगा ये बैच। क्लियर, आप इसे, इस बैच में आ सकते हैं, लिटरेचर का धुआं धुआं कर सकते हैं। ठीक है, आइए यहां पे, वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट हु वाज किल्ड इन टैबर्न ब्रॉल एट द एज ऑफ 29 के एज में किस राइटर को असैसिनेट कर दिया गया? थॉमस कीट को नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जॉन लिली को बिल्कुल भी नहीं। रॉबर्ट ग्रीन को ना ना ना। अब देखिए, आज हमने ऑप्शन चेंज कर दिया। एक राइटर है आपके क्रिस्टोफर मार्लो, क्रिस्टोफर बहुत बड़ा नाम है इनका। क्रिस्टोफर मार्लो कब पैदा हुए? जिस ईयर में आपके विलियम शेक्सपियर पैदा हुए, 1564 में। डेथ होती है 1593 में।
यानी एट द एज ऑफ 29, 29 साल की एज में इनकी डेथ होती है। और ये राइटर हैं आपके एलिजाबेथन एज के, सारे एलिजाबेथन एज के ही हैं, एलिजाबेथन एज के राइटर हैं। और एलिजाबेथन एज 1558, अबंधु 1603, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर क्रिस्टोफर मार्लो ऑप्शन में होना चाहिए था, है नहीं। और इससे पहले जो आप क्वेश्चन किए थे वहां पे ऑप्शन में क्रिस्टोफर मार्लो जी थे, आप ऑप्शन के साथ गए थे, यहां नन ऑफ द एबव के साथ आप जाएंगे। जियो ऑफ माल्टा, डॉक्टर फास्टस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सर मेरा बैच कैसे ट्रांसफर होगा, सीमा बात कर लेंगे, डोंट वरी, आपको मैं लास्ट पे बात करता हूं ना आपसे। टेंशन काहे को लेते हैं, टेंशन लेने का नहीं। हु क्वाइंड द फ्रेज मार्लोज माइटी लाइन, इस फ्रेज का इस्तेमाल किन्होंने किया भर भर के, मार्लोज माइटी लाइन। बेन जॉनसन, सैमुअल जॉनसन, आर.एल. स्टीवनसन। बेन जॉनसन ने, और बेन जॉनसन ने ये लाइन इस्तेमाल भर भर के किया था विलियम शेक्सपियर के लिए। और विलियम शेक्सपियर कौन है, तो फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। और मॉडर्न एज में फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा कौन होंगे, नाम बताइए, कई बार बता चुका हूं। सैमुअल जॉनसन को आप जानते हैं किस नाम से, डॉक्टर जॉनसन, मीन्स सैमुअल जॉनसन। इन्होंने एक वर्क लिखा, द इंग्लिश डिक्शनरी, द इंग्लिश डिक्शनरी, इसको बोला गया जॉनसन्स डिक्शनरी, जॉनसन्स डिक्शनरी। यह ध्यान रखना है। कब पब्लिश हुआ था, 1755 में। सैमुअल जॉनसन के नाम से एक एज भी है न्यू क्लासिकल पीरियड में, यह आप बताएंगे मेरे को कि न्यू क्लासिकल से आपके बिलोंग करते हैं सैमुअल जॉनसन। न्यू क्लासिकल आता कब है, रेनेसां के बाद। और इसी एज में 3 एजेज आते हैं आपके, रिस्टोरेशन, उसके बाद ऑगस्टन, और फिर तीसरा एज आता है सैमुअल जॉनसन का। क्या नाम है ये आप बताएंगे। स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक, विलियम शेक्सपियर के लिए बोले बेन जॉनसन, और बेन जॉनसन का नाम है बेंजामिन जॉनसन। बिट्टू त्यागी जी, सर मैं इंग्लिश को पढ़ तो लेता हूं पर इसका मतलब नहीं समझ पाता, प्रश्न में पूछा गया जा रहा है। आप डेली मेरे सेशन को अटेंड करें, मेरा नंबर आपके पास होगा, रात में 12 बजे कॉल कीजिएगा, बात करेंगे। आइए यहां, अब आ जाओ लिटरेचर की, सॉरी कॉम्प्रिहेंशन की दुनिया में। कॉम्प्रिहेंशन बहुत सारे बच्चों का होता है प्रॉब्लम। आइए साथ साथ पढ़ते हैं। एज ऑफ सेंसिबिलिटी, ट्रांजिशनल पीरियड, द एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, द एज ऑफ सैमुअल जॉनसन, 1740, 1798, ध्यान आपको रखना है। आइए, बहुत ही छोटा सा पैसेज है, सॉल्व कर लेते हैं। बोला गया अंटिल द एंड ऑफ हिज फर्स्ट ईयर एट स्कूल, यानी फर्स्ट ईयर स्कूल का कंप्लीट होने वाला था। साइरिल, कायरिल, जो पढ़ना है आपको, ये किसी का नाम है, या सिरिल। सिरिल रिटेन्ड मैनी ऑफ द प्लेजर्स एंड परसूट्स ही हैड ब्रॉट विद हिम फ्रॉम होम। रिटेन का मतलब होता है कोई भी चीज प्राप्त करना। मैनी ऑफ द प्लेजर्स, बहुत आनंद मिला। एंड परसूट, परसूट का मतलब परसू करना, जब किसी भी चीज को चेज करते हैं आप। ही हैड ब्रॉट, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट, विद हिम फ्रॉम होम, घर से मिला। एंड ही केप्ट एन ओल्ड इंटरेस्ट इन बटरफ्लाइज एंड फॉसिल्स, ये अपने साथ रखता है ओल्ड इंटरेस्ट इन बटरफ्लाइज, मक्खी, एंड फॉसिल्स, और उसके फॉसिल्स। हिज ग्रैंडमदर हैड प्रेजेंटेड हिम विद अ फाइन बर्ड्स एग, इनकी ग्रैंडमदर ने एक बर्ड्स का एग इनको दिया, कैबिनेट, एग का कैबिनेट। बट ही कुड नेवर ब्रिंग हिमसेल्फ टू रिस्क इन क्लाइंबिंग ट्रीज, यानी कभी ये पेड़ वगैरह पे चढ़ता नहीं था। वंस और ट्वाइस ही डिसेक्टेड या डाइसेक्टेड डेड बर्ड्स, एक दिन उसको डेड बर्ड मिला। फ्रॉम सियर डिटर्मिनेशन, सियर का मतलब होता है कंप्लीट। टू ओवरकम, ओवरकम का मतलब होता है किसी भी चीज को पार पाना। हिज हॉरर ऑफ द ऑपरेशन, उसका जो डर था उसको वो कंप्लीट किया, मतलब उससे पार पाया। प्रोबेबली यानी कि संभवतः, इट वॉज हिज एनवी, एनवी बराबर पॉजिटिव वर्ड है। भले ही एग्जाम में एनवी का सिनोनिम जेलस पूछ लिया जाता है, बट एनवी है ना, ध्यान रखना है। गोपाल यादव जी, ग्रामेटिकली आपको ये सोचना है 1% ये सब भी टर्म्स आपके इस्तेमाल किए जाते हैं। प्लेजर्स, तो यहां पे आपको एरर फाइंड नहीं करना है, यहां पे राइटर के थॉट को समझना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, और एनवी क्या होता है, पॉजिटिव। अगर किसी ने तरक्की की, आप सोच रहे उसने कैसे काम किया, उसका क्या एटीट्यूड रहा, मैं भी उसे फॉलो करूं, मैं भी जिंदगी में सफल बनूं। एनवी ऑफ दोज फिजिकली अनलाइक हिमसेल्फ दैट ब्रॉट ऑन अ फेज during which he drew massive athletes with thick necks and square shoulders. Again he was pitying himself for what he could never
बी, और अपने आप को कोस रहा है काश होता, व्हाट ही कुड नेवर बी, जो हो नहीं सका। बहुत छोटा सा पैसेज दिया, इतना छोटा मेरे को देना नहीं चाहिए था, आगे से मैं दूंगा नहीं। द रीजन व्हाई सिरिल मेड ड्रॉइंग्स ऑफ एथलीट्स वाज दैट, है ना, ध्यान क्यों खींच रहा है, दो ही एडमायर्ड देम, यद्यपि उसकी तारीफ तो कर रहा है, ही लैक्ड अ फाइन फिजिक हिमसेल्फ, उनके जैसा इसका फिजिक वगैरह नहीं है और वो काम वो कर नहीं पाया, इस चीज को लेके ऑप्शन ए फॉर आगरा। ही लव्ड वायलेंट एक्सरसाइजेज, बहुत एक्सरसाइज करता है, नहीं एक्सरसाइज अगर करता तो गोलू मोलू ये नहीं होता। एथलेटिक्स वाज अ पैशन विद हिम, यहां पे ये बोला ही नहीं गया पैसेज में। सिरिल डायसेक्टेड डेड बर्ड टू, क्यों उससे दूर रहा डेड बर्ड, सी इफ ही वुड लाइक टू बिकम अ डॉक्टर, डॉक्टर बनना चाह रहा था। प्लीज हिज ग्रैंडमदर, अपने ग्रैंडमदर को खुश रखना था। ओवरकम द फियर ऑफ एक्ट, वो जो डर था वो ओवरकम किया उसने। सी फॉर कैनेडा जो लिखा हुआ है। अंटिल द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर सिरिल या साइरिल जो पढ़े आप, रिटेन्ड हिज इंटरेस्ट इन, किस चीज में इसका इंटरेस्ट रहा, बर्ड्स के एक्स में, बटरफ्लाइज एंड फॉसिल में, डिसेक्टिंग बर्ड्स में, बटरफ्लाइज एंड फॉसिल में। सिरिल डिड नॉट वांट टू क्लाइंब ट्रीज बिकॉज, ये पेड़ पे चढ़ता नहीं था क्योंकि, ही लव्ड टू पे ऑन द ग्राउंड, वॉज स्केयर्ड ऑफ फॉलिंग डाउन, नीचे गिरने का डर था बिल्कुल भी, इसलिए चढ़ता नहीं था। बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट, सिरिल्स अर्ली स्कूलिंग वॉज इन सम वेज लाइक होम लाइफ बिकॉज ही हैड ऑल हिज ओल्ड फ्रेंड्स विद हिम। अर्ली स्कूलिंग टाइम में यानी पहले जो स्कूल जाता था, सम वेज लाइक होम बिकॉज घर पसंद था उसको, घर जैसा। ही हैड ऑल हिज ओल्ड फ्रेंड्स विद हिम, क्योंकि सारे पुराने दोस्त वहीं पे थे। द फूड एंड द क्लाइमेट वर सेम एट द होम, एज एट होम, जैसा घर का माहौल था वैसा स्कूल का माहौल था। ही केप्ट डूइंग व्हाट गेव जॉय एंड रिक्रिएशन एट होम, घर जैसा काम कर पा रहा था इसीलिए ऐसा बोला गया। सी फॉर कैनेडा, ये आपका हुआ आंसर। बंधु, यूपी कब लिए भी क्लास होती क्या, सबके लिए क्लास होती है कंचन, हर एक एग्जाम, टीजीटी पीजीटी देश भर में जितना भी होता है ना, सबके लिए ये पेपर आपके लिए शानदार है। चलिए, नहीं दिखता है, कल से थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़वा देंगे। गौरव गुप्ता जी, हेलो सर, हेलो, नमस्कार, नमस्ते जी। चलिए, तो आप लोग मुझे बताइए सेशन आज का कैसा लगा, और मैं आपको ये पीपीटी आपके टेलीग्राम चैनल प्लेटफॉर्म टीचर, बिहार यूपी पूरे देश भर में जितना भी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होता है, सारे बच्चे इस सेशन को देख सकते हैं, है ना। ये मैं आपको डलवा देता हूं कहां पे, प्लेटफॉर्म टीचर टेलीग्राम चैनल है। जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लेंगे। प्लेटफॉर्म और टीचर दोनों आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे और आपको मिलेगा, और वहां आप इसको देख के नोट करेंगे। मैं डलवा देता हूं आज तक जितना भी सेट हो रखा है। चलिए, जिनको प्रॉब्लम है मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर देंगे। आप कहां से हो, पटना से हूं, पटना से हूं भाई। जिनको भी प्रॉब्लम हो वो आप बात कर लिया करेंगे मेरे से, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सेशन में जुड़ने के लिए, एंजॉय करने के लिए। बहुत मेहनत करें, हमेशा तरक्की करने के बारे में सोचें, सही नियत के साथ काम कीजिए, जनरस बनिए, लोगों का भला कीजिए, आपका भला होगा, ठीक है।